ये कहानी है लिसिन हयाको की, जिसकी मदर को एक किलर ने मार दिया था, जिसके बाद उसका फादर भी पूरी तरह बदल जाता है और ड्रिंक करके ली को बहुत बुरी तरह मारने लगा था। लेकिन एक दिन उन दोनों का भी कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें एमसी का फादर तो मारा जाता है, लेकिन एमसी किसी तरह सर्वाइव कर जाता है और पहुंच गया था एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ उसने 15 साल तक बहुत सारी सब्जेक्ट की पढ़ाई की, केवल अपने पेरेंट्स की डेथ की सच को जानने के लिए। लेकिन एक दिन उसे होश आता है और वो खुद को अपनी छोटी बॉडी में हॉस्पिटल में पाता है, जहाँ उसे पता चलता है वो केवल एक्सीडेंट के बाद से केवल 1 महीने कोमा में था, लेकिन उसके पास वो सारी नॉलेज और स्किल थी जो उसने 1 महीने कोमा में रहने के दौरान सीखी होती है, और अब वो इनका इस्तेमाल कैसे करेगा ये तो हमें इस मानवा में ही पता चलेगा। कहानी शुरू होती है एक लाइब्रेरी से, जहाँ हम हमारे मेन कैरेक्टर ली सिन हयाको को देखते हैं जो कि पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ एक ओल्ड मैन आता है जो उससे कहता है, ली तुम्हें यहाँ आए हुए कितना समय हो गया? ली कहता है 180 महीने, लगभग 15 साल। कहना ज्यादा समय हो गया है, लगता है वो समय आ गया है। ली कहता आपका क्या मतलब है? तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। ली कहता आखिर ये आवाज क्या है? ये तो इंसानों की आवाज की तरह लग रही है, जिन्हें सुनकर ली हैरान हो जाता है। ओल्ड मैन कहता है क्या तुमने उन आवाजों को सुना? ओल्ड मैन कहता है क्या तुम्हें याद है जब तुम 15 साल पहले पहली बार यहाँ पे आए थे? उस समय केवल तुम एक छोटे बच्चे थे, पर तुम्हारी आंखों में आग थी कुछ जानने की। तुमने मेरे पास आकर कहा कि तुम्हें आंसर खोजना है। उस दिन से लेके आज तक तुमने पागलों की तरह पढ़ाई की, साइकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ना जाने क्या क्या, केवल उस आंसर को जानने के लिए। तुम्हें क्या लगता है उन आंसर के बारे में? क्या तुम्हें वो यहाँ मिले? ली कहता है क्या आपका मतलब वो आंसर? तभी ओल्ड मैन हाथ आगे करते हुए कहता है क्या तुम उसे हाथ मिलाओगे? ली पहले थोड़ा हैरान होता है और फिर हाथ मिला लेता है। ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है जर्नी में तुम्हें तुम्हारे अंदर छिपे हुए मॉन्स्टर का सामना करना पड़ेगा। कभी कभी तुम रास्ता खो दोगे, गिर जाओगे, पर याद रखना ये गर्माहट तुम्हारे हाथों में अब भी मौजूद है, ये तुम्हें रास्ता दिखाएगी। तभी ओल्ड मैन कहता अपनी आंखें खोलो। ली कहता आपका क्या मतलब है? जिस आंसर की तुम्हें तलाश है वो यहाँ नहीं है, अब रियल वर्ल्ड में जाओ, वो तुम्हें वहीं मिलेगा। और तभी ली की से बिजली दौड़ जाती है और उसे आवाजें सुनाई देने लगती हैं, और तभी उसे एक आदमी दिखता है जो कि बहुत बुरी हालत में होता है, जो उसे आंखें खोलने के लिए कह रहा होता है, जिससे उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है जहाँ उसके सामने कुछ नर्स और डॉक्टर होते हैं। ली उस जगह को बड़ी ही हैरानी से देख रहा होता है। तभी वो अपने हाथ को देखता है कि मेरा हाथ एक बच्चे की तरह क्यों है। तभी उसे अपने चेहरे का रिफ्लेक्शन दिखता आखिर ये सब क्या है? मैं तो काफी लंबे समय पहले ही एडल्ट हो चुका हूँ, कुछ समय पहले ही तो मैं प्रोफेसर के साथ था। तभी वो उस डरावनी चेहरे को याद करता है जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। आखिर ये सब क्या चल रहा है? वो अपने चेहरे पे हाथ रखते हुए कहता आखिर असली दुनिया कौन है? क्या वो सब मेरा एक सपना था? तभी वहाँ एक नए डॉक्टर आ जाते हैं, क्या ये जाग गया? और वो उसे चेक करके कहते हैं तुम तो सच में जाग गए, कितनी अच्छी बात है, क्या तुम ठीक हो? ली कहता हाँ मैं ठीक हूँ, पर उससे पहले मैं यहाँ कितने समय से हूँ? प्रोफेसर और डॉक्टर एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं लगभग 1 महीना, जिस पर डॉक्टर भी हाँ कहते हैं। ली सोचता है क्या मैं पूरे 1 महीने कोमा में था? और कहता है यहाँ वेंटिलेटर नहीं है, इसका मतलब मेरी बॉडी अच्छे से काम कर रही है। तभी प्रोफेसर कहते हैं क्या हमारे हयाको को पहले से मेडिकल में इंटरेस्ट था? हयाको हैरान होते कहता हाँ मुझे इस पर काफी दिलचस्पी है, और सोचता है मैं इसे नहीं बता सकता कि मैंने ये सब अपने सपने में सीखा है। फिर तो तुम ये जानने के लिए भी क्यूरियस होगी जब तुम कोमा में थे तो तुम्हारी बॉडी किस तरह काम कर रही थी? और हयाको हाँ कहता है। प्रोफेसर कहते ये काफी अजीब केस था, इसलिए मैं भी काफी ज्यादा क्यूरियस था। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। जब तुम यहाँ आए थे तुम्हारी ब्रेन वेव नॉर्मल थी, लेकिन धीरे धीरे इनमें बदलाव होने लगा। पहले 10 दिन थीटा वेव दिखाई दी, जिसके अगले दिन थीटा वेव कम हो गई, वो ज्यादातर बीटा वेव ही दिखाई दी, और लास्ट 10 दिनों में अल्फा वेव दिखाई दी, जिसके बाद चीजें नॉर्मल हो गई। क्या तुम मुझे बता सकते हो इसका क्या मतलब है? हयाको कहता है थीटा वेव एक छोटे बच्चे की सोचने और चीजें इमेजिनेशन करने से बनती हैं। बीटा वेव एक टीनेजर की पढ़ाई करते समय और प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय दिखती हैं, और लास्ट अल्फा वेव जो कि एक एडल्ट में दिखती हैं, जो उनकी काम करने की एबिलिटी और फोकस को बढ़ाती हैं। इतना कहती है अचानक ली कुछ याद करता है और उसे ओल्ड मैन की बात याद आती है, तुम्हें यहाँ आए हुए कितना समय हो गया? और उसने जवाब दिया था लगभग 15 साल। जिन चीजों को वो आपस में जोड़ने लगता है, जैसे एक बच्चा धीरे धीरे बड़ा होकर एडल्ट बनता है, वैसे उसके दिमाग की ब्रेन वेव भी डेवलप हुई है, और उसके लिए 1 महीना समय 15 साल के बराबर था। जो सुन के प्रोफेसर एक्साइटेड हो जाता कि एक बच्चे को इन्हें सब कैसे पता है, और नर्स उन्हें शांत करने लगती है। डॉक्टर शांत हो जाइए, पेशेंट को डरा रहे हैं। प्रोफेसर कहते हैं माफ करना, मैं बस थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। जिसके बाद हम ली को वॉशरूम में शीशे के सामने देखते हैं। वो थोड़ी राहत महसूस कर रहा होता है, आखिरकार मुझे याद आ गया मैं कोमा में कैसे गया था। जिसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ उसके चेहरे की हालत काफी बुरी होती है। तभी उसका फादर उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहता है कमीने जल्दी कर मेरे साथ चल। और ली कह रहा होता है डैड आपको ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करना चाहिए, और उसका डैड उसी को चिल्लाने लगता है कमीने तू मुझे सिखाएगा, शांति से बैठ जा। और वो लोग जाने लगते हैं। ली कहता है डैड आराम से चलाइए, रोड काफी स्लिपरी है। उसका डैड कहता है कमीने अपना मुंह बंद रख, हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, साफ साफ कहना कि उसने तुम्हारी माँ को मारा है, समझ गए ना? और ली शांत हो जाता है। तभी ली चिल्लाते हुए कहता है डैड सामने देखिए। जहाँ उनकी कार के सामने एक बंदा आ गया होता है, जिसे बचाने के चक्कर में उनकी कार डिसबैलेंस हो जाती है और उनकी कार ऊंचाई से गिर के बहुत बुरी तरह क्रैश कर जाती है, जिसमें आखिर में उसके डैड मारे जाते हैं, लेकिन ली बच जाता है और 1 महीने के लिए कोमा में चला जाता है। ली सोचता है क्या वो सिर्फ एक सपना था? मेरा बड़ा रूप, वो सभी नॉलेज, क्या वो सभी एक सपना था? तभी उसे एक आवाज आती है क्या सिर दर्द है? डॉक्टर कुछ बकवास कर रहा था कि मेरा एमी गडाला छोटा है और मेरी हार्ट बीट भी नॉर्मल से कम है, शायद एक कमीने मुझसे पैसा निकलवाना चाहते हैं। एक छोटे से एक्सीडेंट के हिसाब से उन्होंने कुछ ज्यादा ही नहीं कर दिया। खैर मुझे आज छुट्टी मिलने वाली है, इस समय मेरा घर जाना थोड़ा मुश्किल है, मेरा सामान पैक करके मुझे कार से बाहर लेने आओ। हाँ कमीने बाद में मैं इसकी भरपाई कर दूंगा। यहाँ दूसरी तरफ ली शांति से कुछ सोच रहा होता है। उसे
पता होता है छोटे एमी गडाला और लो हार्ट रेट का क्या मतलब है और वो याद करने लगता है एमी गडाला सिंपैथी ग्रेटर कॉन्शियसनेस है। दूसरे शब्दों में ये दिमाग का वो हिस्सा है जो कि इमोशन को कंट्रोल करता है। डॉक्टर कहते तो क्या तुम्हें पता है छोटे एमी गडाला का क्या मतलब है? ली कहता है इसका मतलब ऐसे इंसान में नॉर्मल लोगों से कम इमोशन होते हैं। डॉक्टर कहते हो नॉर्मल से कम हार्ट रेट का क्या मतलब है? ली कहता तो उसे डर बहुत कम महसूस होगा, वो इंसान बोरियत और उदासी से भर जाएगा और वो जिंदगी में टिक की तलाश करेगा। ओल्ड मैन कहता तुमने सही कहा, वो ऐसी चीज की तलाश करेगा जिससे उसकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाए, जिससे उसे अच्छा लगे, जैसे कि मर्डर। तभी बाथरूम का गेट खुलता है और उससे एक बंदा बाहर निकलता है जिसे ली बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है। वो बंदा ली को देख के कहता है क्या तुम्हारा इस समय घूमना ठीक है? क्या तुम्हें पता नहीं है हम दोनों एक ही रूम में हैं, तुम इस समय काफी पॉपुलर चल रहे हो। बातें चल रही है एक बच्चा जो कि 1 महीने कोमा में था जाग गया है। ली थोड़ा सोचता है और उसके हाथ में लगी चोट की तरफ इशारा कहता है, जिसे देख के वो बंदा भी कुछ सोचने लगता है और फिर अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहता है ये कुछ भी नहीं है, मुझे बस एक चाकू से चोट लग गई है। ली कहता है तो ऐसी बात है, मैं आशा करता हूँ आप जल्दी ठीक हो जाएं। वो बंदा कहता है शुक्रिया, तुम्हें भी जागने के लिए कांग्रेचुलेशन। मैं तुम्हें याद के तौर पर सिगरेट देना चाहता हूँ लेकिन माफ करना मेरे पास एक ही है, जिसे वो वहाँ फेंक के जाने लगता है। तो आप अपने काम से काम रख बच्चे, जिसे जाता देख ली कुछ सोचता है और फिर काउंटर के पास आ जाता है जहाँ एक नर्स काम कर रही होती है। ली कहता है नर्स। नर्स कहती है सिन्हा को तुम यहाँ, क्या तुम्हें कोई काम है? ली कहता है वो मैं इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहता हूँ, क्या मैं कुछ समय के लिए आपका फोन ले सकता हूँ? नर्स कहती है जरूर, तुम जानना चाहते हो भी 1 महीने में दुनिया कितनी बदल गई। और वो फोन उसे दे देती है जिस पर ली को सर्च करने लगता है। तभी उसे एक आर्टिकल मिलता है जिस पर लिखा होता है 3 दिन पहले एक 20 साल की महिला पर चाकू से हमला हुआ। जो देख के लिए आंखें बंद करके उस सीन को इमेजिन करने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं एक लड़की अकेले कहीं जा रही होती है। तभी उस पर कोई चाकू से हमला करता है, जिसकी चाकू लड़की के दाहिने पेट से बाईं छाती तक घुस जाती है, जिससे ली को पता चल जाता है किलर बाएं हाथ का इस्तेमाल करता है, मतलब वो लेफ्ट हैंडेड है। और वो आर्टिकल की और उस बंदे की बातों को आपस में कनेक्ट करने लगता है। जहाँ उस बंदे ने कहा होता है वो 3 दिन से यही डला है और वो सोचने लगता है 3 दिन पहले इसके 99% चांस है कि उस व्यक्ति ने हाल ही में मर्डर या मर्डर करने की कोशिश की है। जिसके बाद वो नर्स को फोन वापस कर देता है, आपका धन्यवाद, मेरा काम पूरा हो गया। नर्स कहती है अगर तुम्हें दोबारा किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर बताना। तभी ली सोचने लगता है मुझे आश्चर्य है, क्या मैंने जो भी सपने में सीखा वो सब सच है? क्या ये सच में काम करेगा? और फोन बूथ की तरफ देखते हुए कहता है बचा हुआ 1% मैं इसे खुद ही बाहर लाऊंगा। और वो उस बंदे की बची हुई सिगरेट को निकाल के देखने लगता है जिसे उसने उठा ली होती है। जिसके बाद वो फोन बूथ के अंदर आ जाता है और कहता है लेकिन क्यों, मुझे हंसने का मन क्यों कर रहा है? और हम देखते हैं वो काफी क्रीपी से स्माइल कर रहा होता है। जिसके बाद हम बुसान पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ सेंजोन नाम के बंदे का बॉस उसे डांट रहा होता है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुमसे 16 साल नीचे का जूनियर तुमसे पहले प्रमोट होने वाला है और तुम मुझसे छुट्टी मांग रहे हो। एक बार अपना स्कोर देखो, क्या तुम मजाक करने के लिए डिटेक्टिव बने हो? अगर तुमने अपना स्कोर नहीं सुधारा तो अगली बार मैं भी कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, समझ आया ना? और सेंजन केवल चुपचाप डांट खाता रहता है। जिसके बाद सेंजन बड़ी चिंता में बैठा ही होता है, पर तभी फोन बजने लगता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है क्या तुम्हें 3 दिन पहले का चाकू वाला केस याद है, वो लड़की जिस पर हमला हुआ था? सेंजन कहता है माफ करना, फिर तुम्हारा क्या मतलब है? ली कहता अपराधी जोजांग हान है जो डेहान हॉस्पिटल के रूम नंबर 1407 पे है। सुजन कहता आखिर तुम कौन हो, कहाँ से बात कर रहे हो? यहाँ ली सोच रहा होता है भले ही मैंने अपनी आवाज और टोन बदल ली हो फिर भी मेरी आवाज बहुत ज्यादा नहीं बदली। सबसे बड़ी बात की ऐसी कोई पुलिस अचानक से की गई बातचीत पर काम नहीं करेगी। मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी होगी जो केवल इस केस से जुड़े लोगों को ही पता हो और न्यूज में ना बताई गई हो। और वो कहता विक्टिम के कपड़ों में अपराधी के खून के निशान पाए गए हैं ना, जो सुनकर सूजन हैरान हो जाता है। तभी ली कहता है चाकू मारते समय फिसलने से लगी चोट से अपराधी का खून विक्टिम के कपड़ों में लग गया। अपराधी के बाएं हाथ के इंडेक्स फिंगर पर चोट है। अपराधी ने इस केस से पहले इस एरिया में पहले भी क्राइम किए हैं। ये तो केवल शुरुआत थी पर इसके बहुत चांस है कि आगे चल के वो एक सीरियल किलर बन जाए। जो सुन के सूजन बहुत ही शौक में होता है, उसे बड़े ही ध्यान से सुन रहा होता है। यहाँ ली सोच रहा होता है उन्होंने अभी तक कॉल नहीं काटा, इसका मतलब उन्हें लग रहा है ये कोई फेक कॉल नहीं है। अब मेरे ट्रम्प कार्ड को चलने का समय आ गया है। ली कहता है मेरे पास वो सिगरेट बट है जिसे अपराधी पी रहा था, अगर आप कपड़े से मिले डीएनए और इसकी जांच करें तो आपको एक ठोस सबूत मिल जाएगा। और ली सोचने लगता है मैंने कुछ ऐसी चीजें तैयार कर दी है जिससे कार्रवाई बिना किसी टाइम के शुरू हो जाएगी। ली कहता अपराधी को आज छुट्टी दी जा रही है, अगर आप उसे आज नहीं पकड़ पाए तो उसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तभी वो अपना दूसरा दाव भी चल देता है, डिटेक्टिव इस मौके को हाथ से मत जाने दो, ये एक सीरियल किलर को पकड़ने का गोल्डन चांस है। जो सुन के सीजन की आंखें फटी की फटी रह जाती है और ली फोन को काट देता है। यहाँ सीजन अभी भी सोच में पड़ा होता है। तभी उसका जूनियर वहाँ आता है, सीनियर क्या आपने अभी भी खाना नहीं खाया, क्या आपको दोबारा टीम लीडर से डांट पड़ी है? तभी सीजन कहता है क्या उस महिला के केस की डीएनए रिपोर्ट आ गई? उसका जूनियर कहता है शायद मुझे लगता है वो आ जाने वाली है। जो सुन के सूजन दोबारा सोच में पड़ जाता है, बस तभी वो अपना मन बना लेता है और वहाँ से भागने लगता है। उनसे कहो वो अभी नेशनल फॉरेंसिक सर्विस जाके उसकी जांच करा, तुम मेरे साथ आओ। जूनियर कहता आखिर आपका क्या मतलब, और वो भी उसके पीछे जाने लगता है। जिसके बाद हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ ली उनका इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ एक गाड़ी रुकती है जिसमें डिटेक्टिव होता है और वो लोग हॉस्पिटल के अंदर जाने लगते हैं, जिन्हें देख के ली स्माइल कर रहा होता है। सूजन एक नर्स से कहता है ये पुलिस है, क्या कमरा नंबर 1407 में जो नाम का कोई पेशेंट है? नर्स कहती है माफ कीजिएगा आखिर ये सब क्या है? हमें 3 दिन पहले रिपोर्ट मिली थी कि मरीज जोजांग एक मर्डर के मामले में शामिल है। जो सुन के नर्स हैरान हो जाती है, 1 मिनट रुकी और वो वहाँ से चली जाती है। तभी ली वहाँ आता है जो कि उन्हें सिगरेट का बर्ड दिखाता है। सूजन कहता बच्चे तुम्हें ये कहाँ से मिला? ली कहता कुछ साल पहले एक बड़े बच्चे ने मुझसे कहा था कि जब पुलिस
ऑफिसर यहाँ है तो मैं उन्हें ये दे दूँ। सुजन कहता है कौन सा बड़ा बच्चा कहाँ पे है, और ली एक तरफ इशारा करता है वहाँ पे जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन इतने सारे लोगों में सुजन को कुछ भी समझ नहीं आता और वो ली से कहता है क्या तुम्हें पता है वो लड़का कहाँ गया, लेकिन ली मना कर देता है। तभी वहाँ डॉक्टर भी आ जाते हैं। क्या आप पेशेंट जोजंग हान की तलाश कर रहे हैं? मैं उसका डॉक्टर हूँ। जिसके बाद हम रूम नंबर 1407 में देखते हैं जहाँ जोजंग वहाँ से निकलने के लिए अपने कपड़े पहन चुका था। उसने अपने हाथ में लगी चोट को देखा और याद करने लगा किस तरह वो उस लड़की के पीछे गया था और फिर अपने चाकू को उसके पेट पर घोंप दिया था जिससे खून निकलने लगा था। लेकिन वो इससे कुछ नहीं होता, मुझे और गहरा बात करना चाहिए था। इधर सीजन और उसका साथी रूम की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी सीजन का साथी कहता है सीनियर क्या सिर्फ एक रिपोर्ट के चक्कर में इमरजेंसी अरेस्ट करना खतरनाक नहीं है? क्या हुआ अगर सिगरेट बट का डीएनए मैच नहीं किया? हम काफी बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। अगर 2 दिन के अंदर सबूत नहीं मिले तो हम काफी बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। टीम लीडर पहले ही काफी ज्यादा गुस्से में है। इधर सीजन के दिमाग में कैप्टन की बात घूम रही होती है, अगर इस बार तुमने अपने स्कोर को नहीं सुधारा तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो। सीजन कहता है चाहे कुछ भी हो हमें हमारी पूरी कोशिश करनी चाहिए, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा, बस मेरे पीछे आओ। जिसके बाद वो तीनों रूम में पहुंच जाते हैं जिन्हें देख के वहाँ के लोग हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं ये जोजोंग का बिस्तर है, लेकिन वो कहाँ गया? तभी एक पेशेंट कहता है वो अपना बैग लेके अभी अभी यहाँ से चला गया, उसने कहा उसे डिस्चार्ज मिल गया है। जो सुन के डॉक्टर हैरान हो जाता है, उसने अभी तक अपने डिस्चार्ज पेपर नहीं भरे हैं। जो सुनकर सीजन और उसका साथी एक दूसरे को देखते हैं, दोनों ही समझ जाते हैं यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और सीजन जल्दी से बाहर की तरफ भागने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ जोजंग बाहर जाते हुए अपने दोस्त से फोन पर बात कर रहा था। क्या तुम मेरा सारा सामान ले आए हो? मैं बस बाहर पहुंचने वाला हूँ। तुम्हारी कार सफेद कलर की है ना? और कॉल काट के बड़ी ही ईविल स्माइल के साथ बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी उसे एक आवाज आती है क्या हॉस्पिटल का बिल भरे बिना ही तुम्हें डिस्चार्ज मिल गया? और जोजंग हैरान होते हुए पीछे पलटता है जहाँ ली खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था, जिसे देख के जोजंग को सुकून मिलता है कि उसके सामने केवल एक बच्चा है। जोजंग कहता है किसने कहा कि मैंने बिल नहीं भरा और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ली कहता है मैं बस तुम्हें ही ढूंढ रहा था, बस एक सवाल करना है। और कहता है जब तुमने उस लड़की के पेट में चाकू मारा था तब तुम्हें कैसा लग रहा था? जो सुन के जोजंग एक पल के लिए वहीं जम गया और हैरानी और शक के साथ उस बच्चे की आंखों में गौर से देखने लगा। उसे एहसास हुआ कि ये बच्चा असल में कोई आम बच्चा नहीं है। वो ली के करीब आता है और मुस्कुराते हुए कहता है क्या तुम जानना चाहते हो जब चाकू हड्डियों से टकराता है तो उंगलियों में कंपन सी महसूस होती है? तभी ली उसे बीच में ही टोक देता है बस करो, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है? सच तो यह है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं थी सामने से वार करने की, इसीलिए पीछे से हमला किया और भागते हुए कार से टकरा गए। असल में तुम बहुत ज्यादा डरे हुए थे। ली की बात सुन के जोजंग गुस्से से बहुत ज्यादा तिलमिला उठता है और ली की कॉलर पकड़ लेता है, मेरे सामने ज्यादा मत बोल वरना अच्छा नहीं होगा। तभी ली उसे देख के हंसने लगता है, जो देख के जोजंग को और गुस्सा आ गया और उसने ली को मारने के लिए अपना हाथ उठा लिया। शायद तुझे पता नहीं है बड़े लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, तू मार खा कर ही सुधरेगा। और उसका हाथ ली की तरफ बढ़ने लगता है पर अचानक से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है जो कि डिटेक्टिव सुजैन होता है। तभी सुजैन की नजर जोजंग की चोट लगी उंगली पर जाती है और उसे याद आता है किलर की इंडेक्स फिंगर पे चोट लगी थी। जोजंग कहता कुछ गलत फहमी है, ये बच्चा तो काफी प्यारा है। सेजुन कहता है क्या तुम जोजंग हो? जोजंग कहता है क्या तुम मुझे जानते हो? सेजुन कहता है ये पुलिस है, तुम्हें इमरजेंसी अरेस्ट किया जाता है। जो सुनकर जोजंग हैरान हो जाता है क्या मुझे मुझे क्यों? तभी सेजुन का साथी भी आ जाता है। सेजुन कहता है तुम्हें चुप रहने का अधिकार है, अब तुम्हें खुद के लिए एक वकील ढूंढने की जरूरत है। जो सुन के जोजंग को एहसास हो जाता है उसका राज बाहर आ गया है और वो सेजुन को धक्का देके वहाँ से भागने लगता है। सेजुन अपने साथी से कहता है जल्दी उस कमीने को पकड़ो, वो हमारे हाथ से ना निकल पाए। यहाँ ली बड़े ही आराम से जोजंग के सामने अपना पैर लगा देता है जिससे वो अनबैलेंस होकर गिर जाता है और डिटेक्टिव उसे पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। जोजंग कहता है ये तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। क्या पुलिस एक पेशेंट के साथ ऐसा करती है? पर वो लोग उसकी बात पे ध्यान नहीं देते, शांत हो जाओ। तभी सेजुन की नजर ली पे जाती है। सेजुन कहता है इसे कार में बैठाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसका साथी कहता है सीनियर माफ करना, आप कहाँ जा रहे हैं? तभी सेजुन ली के पास आ जाता है। सेजुन कहता है तुम्हें पहले वाली लड़की के बारे में याद है ना? ली हाँ करता है, बहुत अच्छी बात है। जिस लड़की ने तुम्हें ये दिया क्या उसने कुछ और भी कहा था? तभी प्रोफेसर वहाँ पे आ जाते हैं, फिर यहाँ पे क्या चल रहा है? मैं इस पेशेंट का डॉक्टर हूँ, क्या कोई प्रॉब्लम है? सेजुन कहता हम पुलिस से हैं, हम एक इन्फॉर्मेशन के चलते यहाँ पे आए हैं। ऐसा लगता है ये बच्चा इन्फॉर्मेशन देने वाले से मिला है, इसीलिए हम कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। डॉक्टर कहते तो ऐसी बात है, लेकिन ये बच्चा हाल ही में कोमा से जागा है इसीलिए ठीक नहीं है। ली कहता है डॉक्टर मैं ठीक हूँ। डॉक्टर कहते क्या तुम सच में ठीक हो? ली हाँ कहता है। ली कहता है डिटेक्टिव उस बड़े लड़के ने मुझसे कहा था जोजंग हान का एमी गडाला छोटा और हार्ट बीट कम है, उसे एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, वो दूसरों को कंट्रोल करना चाहता है और वो अभी डिप्रेस्ड हालत में है। सीजन कहता है डिप्रेस से तुम्हारा क्या मतलब है? ली कहता है ये एक सीरियल किलर की शुरुआती लक्षण है, अपना पहला मर्डर या मर्डर न कर पाने की कोशिश का डिप्रेशन, जब वो इतना जोखिम उठा के क्राइम करते हैं लेकिन अपनी उम्मीद से कम सेटिस्फाई महसूस करते हैं या फिर बुरा महसूस करते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि वो अपने अगले क्राइम के साथ इस डिप्रेशन पर काबू करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए अगला क्राइम केवल एक कोशिश नहीं होती, अगर अगला क्राइम सफल हो जाता है तो वो दूसरा क्राइम करते हैं और फिर एक के बाद एक किसी करते जाते हैं और क्या आपको ये पता है वो एक सीरियल किलर बन जाते हैं। और ये बातें सुन के सेजुन बहुत हैरान हो रहा होता है, अगर हमने जोजंग हान को अकेला छोड़ दिया होता तो बिना किसी शक के एक और विक्टिम होता। सीजन कहता तो क्या उस बड़े लड़के ने तुम्हें ये सब बताया था? ली हाँ कहता है, लेकिन सीजन को कुछ अजीब लगता है। तभी डॉक्टर कहते हैं मुझे लगता है अब इसे आराम की जरूरत है, हया को क्या हम तुम्हारी कमरे में वापस चलें?
और वो एक नर्स से कह के उसे उसके कमरे में भेज देते हैं। तभी सेजुन कहता है, डॉक्टर क्या इस बच्चे के पेरेंट्स पुलिस फोर्स में हैं? डॉक्टर कहते हैं नहीं, वो सब पहले ही मर चुके हैं। सेजुन कहता है तो ऐसी बात है। तभी डॉक्टर कहते हैं अब मैं आपसे माफी चाहता हूँ। अब वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सेजुन उस पर शक करने लगता है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक छोटा बच्चा किसी गुजरते हुए इंसान की बात को इस तरह याद रखे और इतनी सफाई से बिना किसी गलती के भूल जाए? मैं चाहे इसे किसी भी नजर से देखूं, ऐसा लगता है ये बातें उस बच्चे ने खुद से कही हैं, बिल्कुल एक प्रोफाइलर की तरह। वैसे प्रोफाइलर का आसान भाषा में मतलब जिसके पास सभी जानकारी होती है। जिसके बाद हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ जोजांग की न्यूज ही चल रही होती है कि कुछ दिन पहले जिस लड़की पे चाकू से हमला किया गया था उसके अपराधी को पकड़ लिया गया है जो कि 20 साल का है। उसका नाम जोजांग खान है और पुलिस को शक है कि उसने और भी क्राइम किए हैं। यहाँ ली सोच रहा होता है मैंने जो भी कोमा में सीखा वो असल में भी काम आया, ये बिल्कुल भी एक काम सपना नहीं था। तभी एक छोटी लड़की उसकी तरफ देखने लगती है। ली को एहसास होता है कि वो उसके स्नैक्स के बैग को देख रही है। ली कहता है क्या तुम्हें ये चाहिए? वो लड़की हाँ कहती है। ली उसे पूरा का पूरा बैग दे देता है। ली सोचता है काफी अच्छा हो, इन सभी को मैं अकेले नहीं खा पाता। वो लड़की एक चॉकलेट को खाते हुए ली को थैंक यू ओपा कहती है, जो सुन के ली के दिमाग में एक बिजली सी दौड़ जाती है और उसे कुछ याद आने लगता है। जहाँ एक घर में एक लड़की खून से लथपथ होती है और उसका नाम बुला रही होती है। तभी एक बंदा कार से उतरता है जो कि उसे देख के हंस रहा होता है। आखिर ये सब क्या है? क्या ये मेरी याद है या फिर दिमाग की झंझनाहट? दिमाग पर झंझनाहट का मतलब है मुझे भ्रम हो रहा है या फिर मेमोरी डिसऑर्डर है। ऐसे लक्षण कोमा से जागने के बाद आम हो सकते हैं, लेकिन यदि ये एक आम झंझनाहट है तो क्या इसके साथ ऐसे हार्ड इमोशन भी हो सकते हैं? क्या क्या मेरी मॉम सच में मर गई? और उसके अंदर बहुत तेजी से इमोशन बहने लगते हैं। तभी उसे एक आवाज आती है, क्या तुम नहीं जानते ये सब तुम्हारी वजह से है? और उसके सामने एक ब्लैक बल्ब होता है जो कि उसकी इमेजिनेशन होती है। तभी उसके पास एक नर्स आ जाती है, क्या कुछ हुआ है? मैंने तुम्हें काफी बार कॉल की लेकिन तुमने आंसर नहीं दिया। ली अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहता है कुछ नहीं, क्या आपको कोई काम है? नर्स कहती है हाँ, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहती हूँ। ली कहता है आपका क्या मतलब है, हम कहाँ जा रहे हैं? नर्स कहती है प्रोफेसर किम तुमसे मिलना चाहते हैं, क्या तुम्हें कुछ हुआ है? तुम ठीक हो ना? ली हाँ कहता है, जिसके बाद वो दोबारा मेरा बुल्ब को देखने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखता और वो नर्स के पीछे पीछे जाने लगता है। उसे जाता हुआ देख के एक नर्स कहती है मुझे याद आया, आज सिन्हा आपको डिस्चार्ज होने वाला है ना? उसके साथ की नर्स कहती है तुमने सही कहा, ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो जब उसे आईसीयू में लाया गया था, पर अब उसके डिस्चार्ज होने का समय आ गया। मुझे काफी बड़ा झटका लगा था जब मैंने उसे पहली बार देखा था, उसमें एक्सीडेंट से ज्यादा पिटाई के निशान थे। तुम कह सकते हो उस बच्चे को बहुत परेशान किया गया है। ना जाने उसका पिता क्या सोच रहा था, बच्चे को नशे में गाड़ी चलाते हुए बाहर ले जा रहा था। क्या वो दोनों को एक साथ मारने की कोशिश कर रहा था या फिर कुछ और? कम से कम बच्चा बच गया क्योंकि उसने सीट बेल्ट पहना हुआ था। उसके साथ की नर्स कहती तो क्या पिता ने सीट बेल्ट नहीं पहना था? तुमने सही कहा, उनका कहना था बच्चे के एक्सीडेंट से लगभग आधा साल पहले उसकी माँ की भी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। कितने दुर्भाग्य की बात है, मुझे उस बच्चे के लिए बहुत बुरा लग रहा है। तो फिर डिस्चार्ज के बाद सिन्हा याकू के साथ क्या होगा? क्या उसे अपने साथ ले जाने वाला कोई है? क्या तुम्हें ये पता नहीं है कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उससे कोई भी मिलने नहीं आया? साफ तो उसे किसी ऑर्फनेज या इंस्टीट्यूशन में भेज दिया जाएगा। लेकिन एक किस्मत की बात है ना कि प्रोफेसर किम उसे अडॉप्ट कर रहे हैं, जो सुनकर उसके साथ की नर्स हैरान हो जाती है। क्या क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता? इसीलिए तो प्रोफेसर किम ने उसे बुलाया है। प्रोफेसर किम सिंगल है और उन्होंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया है, इसीलिए सिन्हा याकू के लिए ये पूरी तरह से जैकपॉट है। साथ वाली नर्स कहती है बिल्कुल नहीं, ये कोई जैकपॉट नहीं बल्कि एक मेगा विन है। क्या तुम्हें सच में सोने की चम्मच मिलने वाली है? मुझे उससे जलन हो रही है। यहाँ लियो नर्स प्रोफेसर के कमरे के पास पहुंच जाते हैं। नर्स नॉक करते हुए कहती है प्रोफेसर में सिन्हा याकू को ले आई और प्रोफेसर उन्हें अंदर आने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो लोग अंदर चले जाते हैं और सीन जाता है एक लड़की की तरफ जो कि एक बिल्ली को खाना खिला रही होती है और उसके साथ खेल रही होती है और वो अपना फोन निकाल के उसकी फोटो क्लिक करने लगती है और कोई उसे ये सब करते हुए बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है। तभी उस लड़की के पास एक बंदा आ जाता है, वो लड़की उसे ग्रीट करती है, वो बंदा भी उसे ग्रीट करता है। वो बंदा कहता है बोरा तुम बिल्ली को खाना खिला रही हो, तुम कितनी दयालु हो, तुम्हारी मॉम डैड कहाँ पे हैं? बोरा कहती है डैड अपने काम में और मॉम मार्केट गई हैं। वो बंदा एक केबल से स्माइल कहता है तो ऐसी बात है और सोचने लगता है यहाँ कोई भी नहीं है, मैं इसे जल्दी खत्म कर सकता हूँ, तो क्या मुझे अभी शुरू करना चाहिए? और वो एक बहुत डरावनी सी स्माइल करता है। वो बंदा कहता है तुमने कहा इसका नाम क्रीम है ना? बोरा कहती है हाँ, क्या ये सुंदर नहीं है? मैंने इसका ये नाम रखा है। ये तो काफी अच्छा है कि क्रीम को बोरा मिली। वैसे क्या तुम्हें पता है मेरे पास एक बिल्ली का बच्चा आया था, लेकिन ऐसा लगता है उसकी कोई माँ नहीं है। वो ठंड से कांप रहा था और बिल्ली का बच्चा सुन के बोरा एक्साइटेड हो जाती है, क्या एक बिल्ली का बच्चा? क्या बोरा उसे लेके उसे पालना चाहती है? मैं उसे नहीं पाल सकता। बोरा कहती क्या सच में? क्या मैं सच में उसे ले सकती हूँ? लेकिन ये तुम्हारे और मेरे बीच का सीक्रेट है, अपनी मॉम को इस बारे में मत बताना। और बोरा भी हाँ कहती है, जिसके बाद वो उसके साथ जाने लगती है। बोरा कहती है बिल्ली के बच्चे कमजोर होते हैं, हमें उन्हें गर्म करना होगा वरना वो मर जाएगा। ऐसी बात है तो फिर हमें जल्दी करना होगा। जिसके बाद हम हॉस्पिटल में ली को देखते हैं, जिसके सामने बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक रखी होती है। प्रोफेसर कहते हैं मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए मैंने इन सभी को यहाँ रख दिया। वैसे अब तुम कैसे हो? ली कहता हाँ मैं ठीक हूँ। ये तो काफी अच्छी बात है, आखिर आज तुम्हें डिस्चार्ज मिलने वाला है। क्या तुम्हारे पास फ्यूचर के लिए कोई प्लान है? हायाकू मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। मेरे घर में काफी सारे खाली कमरे हैं, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या तुम मेरे साथ मेरे घर में रहना चाहोगे? पर ली शायद कुछ समझ नहीं पाता। मेरा मतलब अगर तुम मेरे बेटे बन जाओ तो मैं तुम्हारी स्कूल की हर चीज में मदद कर
सकता हूँ और हयाकू जो भी ड्रीम या करियर हासिल करना चाहता है मैं उसमें भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जो सुन के हयाकू सोचने लगता है ये काफी अच्छा आइडिया है। यदि मुझे इस तरह डिस्चार्ज किया गया तो एक अनाथ होने के कारण मुझे कोई भी कानूनी अधिकार नहीं दिए जाएंगे, इसीलिए अकेले रहना लगभग नामुमकिन होगा और न ही मेरे पास किसी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट होगा। आखिर में मुझे एक ऑर्फनेज जैसी जगह में जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना काफी अच्छा आइडिया है। खैर वो चीज काश मेरी आंखों के सामने न होती और हम देखते हैं उसके सामने उसके मरे हुए डैड होते हैं जो कहते हैं मुझे इस तरह बना के क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने पैर फैला के आराम कर सकते हो। जी सोचता है इल्यूसिनेशन। लंबे कोमा से जागने के बाद ब्रेन की एक्टिव होने वाली प्रक्रिया के दौरान होने वाली यादों का भ्रम। सीधी सी बात है वो काफी लंबे समय में कोमा में था इसीलिए उसका दिमाग थोड़ा सुन्न हो गया था और अब चूंकि वो जाग चुका है तो उसका दिमाग खुद को प्रिपेयर कर रहा है जिसके प्रिपेयर होने के दौरान उसे चीजों का भ्रम हो रहा है। पर वो सोचने लगता है लेकिन क्या ये सच में इल्यूसिनेशन है, क्या होगा अगर सच में ऐसा कुछ हुआ है जिसे मैं याद नहीं कर पा रहा। तभी प्रोफेसर कहते हैं सिन्हा को इसके बारे में क्या ख्याल है, मेरे साथ एक साथ रहना तुम क्या सोचते हो। ली कहता है प्रोफेसर मेरी एक रिक्वेस्ट है। प्रोफेसर कहते हैं जरूर तुम्हें क्या चाहिए। ली कहता है क्या आप मेरे लीगल गार्जियन बन सकते हैं। प्रोफेसर कंफ्यूज होते हुए कहते हैं क्या लीगल गार्जियन। प्रोफेसर मैं सचमुच आपकी प्रपोजल का आभारी हूँ। अगर मैं आपका एडोप्टेड सन बन जाऊँ तो मैं पहले से भी कहीं ज्यादा खुशहाल जिंदगी जीऊंगा, लेकिन मेरा कुछ काम है जो मुझे घर जाके करना होगा। मेरे पास अभी भी कुछ अनसुलझा होमवर्क है। प्रोफेसर कहते हैं होमवर्क से तुम्हारा क्या मतलब है। मुझे नहीं लगता मेरे मदर फादर की डेथ एक काम घटना थी। प्रोफेसर कहते तुम्हारा क्या मतलब है, खैर तुम अकेले रह सकते हो। प्रोफेसर मैं आपके साथ अपने रिश्ते को जारी रखने की आशा करता हूँ। खैर अगर मैं अपने होमवर्क को सॉल्व किए बिना आपके साथ रहूंगा तो मुझे पूरा विश्वास है मैं आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता हूँ। उसका फादर कहता आखिरकार अब तुम्हें समझ आ रहा है तुम किस तरह के इंसान हो। एक ऐसा इंसान जो दूसरों को नुकसान पहुँचाता है, एक ऐसा इंसान जिसे इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। तभी ली उठता है और प्रोफेसर के सामने झुकते हुए प्लीज कहता है और सोचने लगता है अगर मुझे अडॉप्ट कर लिया गया तो मुझे स्कूल जाना पड़ेगा और मेरे काम में कई रोक लग जाएंगे। लेकिन प्रपोजल को मना करना और एक नाबालिग के रूप में समाज में रहना लगभग नामुमकिन है। एक लीगल गार्जियन होना अच्छा फैसला है जिससे दोनों चीजें आसान हो जाएंगी। यहाँ प्रोफेसर सोच रहे होते क्या ज़ॉम्बी के बच्चे इस तरह की बातों के बारे में सोचते हैं, क्या इसे अकेले रहने से डर नहीं लगता और मैं नहीं जानता एक ऐसे बच्चे को कैसे समझाया जाए जो कि इतनी जिम्मेदारी भरी बातें करता है। तभी प्रोफेसर कहते सीन हयाको मैं इसके बारे में चाहे जैसे भी सोचूं मैं इससे सहमत नहीं हो सकता, तो मैं अकेले घर भेजना। लेकिन सिन हयाको तुम बाकी बच्चों से काफी अलग हो इसलिए मैं तुम पे एक बार भरोसा करता हूँ। तो फिर ठीक है मैं तुम्हारा लीगल गार्जियन बनूंगा। जो सुन के हयाको खुश हो जाता है और थैंक यू कहता है। तभी प्रोफेसर कहते हैं लेकिन मेरी एक कंडीशन है और वो उसे एक फोन देते हैं लो इसे लो। हयाको कहता है ये तो तुम्हें मुझसे हर रोज बात करनी पड़ेगी कि तुम कैसा कर रहे हो, यही शर्त है। असल में मैंने इसे तुम्हारे डिस्चार्ज गिफ्ट के रूप में तैयार किया था लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे तुम्हें ये इस तरह देना होगा। उसके पीछे की तरफ देखो और हम देखते हैं उसके पीछे एक क्रेडिट कार्ड होता है। हर महीने 3 लाख बॉन्ड जमा किए जाएंगे, अगर ये काफी ना हो तो मुझसे बात करना। और ली प्रोफेसर को इन्हें सब कहते हुए देख के हैरान हो जाता है। प्रोफेसर कहते हैं ली हयाको तुमने पहले कहा था कि तुम आशा कहते हो कि हमारा रिश्ता जारी रहे, है ना। मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ, मैं भी इस रिश्ते को जारी रखना चाहता हूँ। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि ली हयाको ये नहीं सोचेगा कि वो अकेला है और किसी भी समय मुझ पर भरोसा और निर्भर रहेगा। और क्या तुम मुझे रोज कॉल नहीं करोगे या फिर केवल पैसों के लिए कॉल करोगे। अगर चीजें इस तरह है तो आगे चल के ब्याज देने के लिए तैयार रहना। ली कहता है प्रोफेसर आपका धन्यवाद, मैं जरूर आपका कर्ज चुकाऊंगा। प्रोफेसर कहते क्या हम हाथ मिलाएं और वो लोग हाथ मिला के एक नए रिश्ते की शुरुआत कहते हैं। प्रोफेसर कहते बहुत गर्म। जो सुन के ली को उसके सपने वाले प्रोफेसर की याद आ जाती है। प्रोफेसर कहते हैं खाना खाना मत भूलना और हेल्दी रहना। जिसके बाद वो एक बस से अपने घर आ जाता है जहाँ उसके पास बहुत सारे स्नैक्स होते हैं जो कि उसे नर्स ने दिए होते हैं। ली कहता मैं एक स्ट्रॉन्ग कॉफी की आशा कर रहा था। तभी उसे आवाज आती है एक लेडी बोरा बोरा चिल्ला रही होती है। तभी वो ली को देखते तुम तो ली सिन हयाकू हो ना। और ली भी हाँ कहता है। वो लेडी उसे पकड़ के कहती क्या तुमने कहीं बोरा बोरा को देखा है। हयाकू हैरानी के साथ कहता है बोरा। तभी उसके दिमाग में फिर से बिजली दौड़ जाती है और वो फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ वो लेडी उससे कह रही होती है तुम्हें भूख लगी थी ना, जल्दी से ठंडा होने से पहले इसे खा लो। और हम ली को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब होती है। वो तुम्हारा कमीना पिता अपने ही बेटे को रोज मारता है, कम से कम उसे अपने बेटे को भूखा तो नहीं मरने देना चाहिए। वो पिता है या फिर कुत्ता, बच्चा कितना भूखा होगा, कितना कमजोर हो गया है। तभी बोरा अपना खाना उसे दे देती है, इसे भी खा लो। ली थैंक यू कहता है। यहाँ उसकी मॉम कह रही होती है क्या तुमने बोरा को देखा है। ली कहता है क्या आप बोरा को ढूंढ रही हैं। बोरा कब बाहर गई थी और किस लिए गई थी। उसकी मॉम कहती है लगभग 4:30 बजे। उसने कहा था वो थोड़ी देर बाहर जाके क्रीम को खिलाएगी। ली कहता है ये क्रीम कौन है। हाँ वो एक आवारा बिल्ली है जिसे बोरा बहुत पसंद करती है। वो उसे कहाँ खिलाती है, क्या वो उसे खाना देने के लिए उसे सीधे ही ढूंढती है। नहीं वो उसे घर के सामने खाना खिलाती थी। बिल्ली हर दिन उसी समय आती थी इसीलिए जब मैंने उसे फोन किया तो वो तुरंत आ गई। लेकिन जब मैं थोड़ी देर के लिए मार्केट में थी। हयाको कहता क्या वो आपका फोन नहीं उठा रही है। लेडी कहते हैं उसका फोन बंद आ रहा है। ली सोचता है बोरा इन दिनों अपने फोन को अपने
अपने शरीर के हिस्से की तरह अपने साथ रखती है, क्योंकि बच्चों को बिल्लियों की तस्वीर लेना और उन्हें दोस्तों के साथ बांटने की जरूरत होती है। उसके साथ उसके डेली लाइफ से कुछ अलग हुआ है। तभी वो लेडी कहती है, तुमने बुरा को नहीं देखा ना, मुझे जल्दी से उसे धोना होगा। और वो जाने लगते हैं, लेकिन हयाकू उसे रोक लेता है। मैम, आपको पहले रिपोर्ट करनी चाहिए। जो सुन के बुरा की मम हैरान हो जाते हैं, क्या एक रिपोर्ट? ली कहता, बुरा जो आमतौर पर बुलाने पर तुरंत आ जाती है, लेकिन 1 घंटा बीतने के बाद भी वो वापस नहीं आई है और उसका फोन भी नहीं लग रहा, कुछ तो गड़बड़ है। वो लेडी कहती है, लेकिन क्या इस तरह रिपोर्ट करना सही होगा? हयाकू कहता है, ये किडनैपिंग का केस भी हो सकता है। यदि ऐसा है तो हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा। 75% किडनैपिंग के केस में किडनैपिंग के 3 घंटे के अंदर ही मर्डर हो जाते हैं। और मर्डर सुन के बोरा की मम बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अभी समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पहले रिपोर्ट कीजिए, जिसके बाद हम साथ में मिलकर उसे ढूंढेंगे। और वो घबराते हुए पुलिस को कॉल कर देती है। मेरी बेटी बाहर गई थी और अभी तक नहीं आई। पुलिस वाला कहता है, मैम थोड़ा शांत हो जाइए, आपकी बेटी कितने साल की है? वो 9 साल की है, उसका नाम जांग बोरा है। क्या वो उसके दोस्तों के साथ खेलने गई थी? आपने उसके दोस्तों से या उनके घर पर पता किया? वो केवल बिल्ली को खाना खिलाने गई थी, वो केवल थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ, उसका फोन भी नहीं लग रहा। पुलिसमैन कहता है, मैम शांत हो जाइए, थोड़ा इंतजार कीजिए। इस उम्र के बच्चे अक्सर खेलने में इतने मगन हो जाते हैं कि कांटेक्ट करना भूल जाते हैं। जो सुन के हयाको को समझ आ जाता है पुलिस इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं करेगी, और वो अपने स्नैक्स के बैग को रख के किसी को कॉल करने लगता है। हयाको, तुमने मुझे इतनी जल्दी कॉल किया, क्या तुम घर सेफली पहुंच गए हो? हयाको कहता है, प्रोफेसर मेरी एक रिक्वेस्ट है, मुझे लगता है मेरी फ्रेंड किडनैप हो गई है। खैर, हमने भले ही पुलिस को रिपोर्ट कर दी है, फिर भी उन्होंने इसे काम घटना मान के जांच नहीं की। क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं प्रोफेसर? ली सोचते है, एक 50 साल का इंसान जो कि हॉस्पिटल में प्रोफेसर की पोजीशन में है, उसके जरूर बहुत सारे बड़े लोगों से कनेक्शन होंगे। इसमें पुलिस ऑफिसर और हाई लेवल के सिविल सर्वेंट भी हो सकते हैं। तभी प्रोफेसर कहता है, ठीक है मैं कुछ करता हूँ, वहाँ का पता क्या है? और वो अलग अलग पॉसिबिलिटी को सोचने लगता है। चांस कम है लेकिन हो सकता है किस्मत से आज उसकी किसी दोस्त से मुलाकात हो गई और वो उसके घर चली गई हो, और हो सकता है संयोग बस उसके फोन की बैटरी भी खत्म हो गई हो। लेकिन तब भी बुरा डेली 4:30 बजे बिल्ली को खाना खिलाने का रूटीन फॉलो करती है। कम बैटरी के उसका घर से बाहर निकलना काफी मुश्किल है। इसके अलावा इस एरिया में कोई सीसीटीवी कैमरा और सुरक्षा भी नहीं है। ये क्राइम करने के लिए सबसे सही जगह है, इसीलिए यहाँ क्राइम होने के बहुत ज्यादा चांस है, खासकर उस जगह जहाँ पहले भी क्राइम हो चुका हो। हाँ, वो जगह जहाँ पहले भी क्राइम हुआ हो। और वो आसपास के एरिया को देखने लगता है, तभी वो वहाँ से जाने लगता है। बोरा की मम्मी उसे घर के आसपास देखता हूँ और वो उसे ढूंढने के लिए जाने लगता है। तभी उसे वो दिन याद आता है जब बोरा ने उसे स्कूल न जाने के लिए टोका था। बोरा कहती है, तुम स्कूल क्यों नहीं आए? टीचर तुम्हें पूछ रही थी। और हयाको उसके हाथ को दूर कर देता है, मुझे अकेला छोड़ दो। बोरा कहती है, हयाको तुम्हारा चेहरा, और हम देखते हैं उसका चेहरा छोटों से भरा होता है। तभी उसका पेट भी आवाज करने लगता है और वो वहाँ से जाने लगता है। और बोरा से पकड़ लेती है, मेरे घर चलना चाहते हो? हयाको कहता है, घर किस लिए? चलो एक साथ खाना खाते हैं। ली कहता है, मैं पहुंचने वाला हूँ, बस जिंदा रहना। जिसके बाद हम एक घर को देखते हैं जहाँ कैट फूड बिखरा होता है। वहीं बोरा का फोन भी टूटकर डला होता है और वो भी वहीं होती है। और वो बंदा भी वहीं होता है जो कि उसे लाया होता है, और उसे देख के बड़े ही करीबी स्माइल कर रहा होता है। यहाँ ली बोरा के घर के पास पहुंच गया होता है। ली कहते हैं, सड़क में कार नहीं आ सकती, इसलिए कार से किडनैपिंग करना मुश्किल है। मतलब क्राइम करने वाला एक ऐसा इंसान है जो कि इलाके में आसानी से घूम फिर सकता है, जैसे कि एक पड़ोसी। बिल्ली के खाने के साथ भी छेड़छाड़ नहीं हुई है, इसकी काफी हाई चांस है कि बोरा उसके साथ अपनी इच्छा से गई है। मतलब एक ऐसा इंसान जो कि बोरा को जानता है। काफी ज्यादा चांस है कि वो आदमी अकेला रहता है और बोरा के घर के आसपास रहता है। उसके साथ कोई रूममेट या परिवार वाला नहीं है। शायद वो बेरोजगार है या फिर कभी कभी छोटे मोटे काम करता है। चांस है कि वो हैंडसम और चार्मिंग नहीं है जो उसकी एज की औरतों को पसंद आए। एक ऐसा इंसान जो इन शर्तों पर खरा उतरता है। तभी वो अपने पास्ट की मेमोरीज को याद करने लगता है, जहाँ उसके फादर ने शराब की बोतल सीधे उसके सिर पे मार दी होती है। यहाँ बोतल से ली के सिर पे चोट लग जाती है, जिससे खून निकलने लगता है। तू कचड़े के टुकड़े, तू इन्हें जल्दी वापस आ गया। क्या तू उस कमीने को नहीं ढूंढेगा जिसने तेरी माँ को मारा है? जा अड़ोस पड़ोस की जांच कर, बिल्कुल एक जासूस की तरह। और ली अपने चोट को पकड़ते हुए दोबारा वहाँ से चला जाता है, और वो दोबारा कुछ समय के बाद वापस आ जाता है। उसका फादर शराब पीते हुए कहता है, तू बेकार कमीने, तूने जन्म में क्यों लिया? जिसके बाद हम दोबारा ली को देखते हैं, जिसके सिर में चोट का निशान आज भी होता है, मेरे फादर के वॉयलेशन के कारण। मुझे पता है कौन पड़ोसी कहाँ रहता है, क्या करता है, और वे किसके करीब हैं। और वो सभी चीजों को आपस में कनेक्ट करने लगता है। एक जाना पहचाना पड़ोसी, बेरोजगार, और जिन्हें लड़कियां पसंद नहीं करती। तभी उसके दिमाग में दो बंदे आते हैं। ये दोनों आदमी, इन दोनों में से बोरा की सबसे करीब रहने वाला जुनताई, और वो उसके घर की तरफ बढ़ने लगता है। जुनताई 35 साल अकेला रहता है, मजदूरी करता है और शराब पीना पसंद करता है। मैंने उसे अपने फादर के साथ ड्रिंक करते हुए काफी बार देखा था। जिसके बाद वो उसके घर के पास पहुंच जाता है और गेट को खोलने लगता है, लेकिन वो लॉक होता है। और यहीं पर वो सारी चीजें होती हैं जो कि हमें पहले दिखाई गई थी। बिखरा हुआ कैट फूड, टूटा हुआ मोबाइल, बोरा और क्रीपी स्माइल के साथ वही बंदा जो कि बोरा के साथ कुछ करने का प्लान बना रहा होता है। तभी उसे गेट में खटखटाने की आवाज आती है। अब आखिर ये कौन है? ली को ऐसा कुछ होने की आशा पहले से थी, इसीलिए वो जोरों से गेट को पीटने लगता है, जिससे जुनताई का ध्यान भटक जाए। वो लगातार उसे जोरों से जुन जुन कह के पुकार रहा होता है और जानबूझकर बच्चे जैसी आवाज निकाल रहा होता है, जिससे जुनताई सावधान न हो पाए। तभी जुनताई गुस्से से गाली देने लगता है, कौन कमीना है?
है। ली समझ जाता है उसकी चाल काम करने लगी है। ली कहता मिस्टर जुन मैं ली हायाको हूँ। मैंने काफी लंबे समय से आपको नहीं देखा, जल्दी बाहर आइए, मुझे कुछ बात करनी है। जुन कहता कमीने क्या तुझे मानना है? ठीक है वहीं रुक, मैं आता हूँ। ली को सामने का डोर धीरे से बंद होने और खुलने का साउंड आता है, जिससे उसे शक हो जाता है अंदर कुछ है जिसे वो छिपाना चाहता है। तभी जुनताई गुस्से में बाहर आ जाता है। तू छोटे कमीने, क्या तुझे ये सब करके मरना है? तू ये सब करने की हिम्मत कर रहा है? क्या तुझे बड़े लोगों का डर नहीं है? ली सोचता है काफी चांस है कि यही अपराधी हो सकता है, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन से डिसाइड करूंगा कि जुनताई इसे सुन के कैसा रिएक्ट करता है। और वो कहता है मैं बोरा के साथ खेलना चाहता था, क्या वो अभी भी आपके घर में है? जो सुन के जुन की आंखें एक पल के लिए ऊपर हो जाती हैं और वो लड़खड़ाते हुए कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? आखिर बोरा यहाँ क्यों होगी? वो यहाँ पे नहीं है, जल्दी करो यहाँ से चले जाओ जब तक मैं तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूँ। ली कहता है मैंने उसे आपके साथ जाते हुए देखा था, क्या वो पहले ही घर चली गई है? और वो अंदर देखने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जुन उसके सामने आ जाता है। तूने अंदर क्या देखा? और हया कोई स्माइल करता है, उसे 100% यकीन हो जाता है कि ये वही है। तभी जुन उसकी कॉलर पकड़ लेता है, तूने तूने असल में देखा। तभी उन्हें एक सायरन सुनाई देता है और वो उसकी तरफ देखने लगते हैं, जो देख के जुन हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पुलिस आ गई होती है। और वो ली की कॉलर को छोड़ देता है और हंसते हुए कहता है ये काफी परेशानी भरा है। बोरा ने मुझसे कहा कि मैं किसी को ना बताऊं कि वो मेरे यहाँ है। वो अंदर एक बिल्ली के बच्चे के साथ खेल रही है, उसकी आंखें बाईं तरफ मुड़ गई हैं। ऐसा अक्सर नहीं होता, ऐसा अक्सर तभी होता है जब एक आदमी ऐसी बात बना रहा हो जो कि हो ही ना। ली हैरानी के साथ कहता है एक बिल्ली का बच्चा? जुन कहता हाँ वो बहुत प्यारा है, क्या तुम अंदर आके उसे देखना चाहते हो? और ली भी हाँ कर देता है, चलो तो फिर अंदर आओ, जल्दी करो अंदर आ जाओ। जिसके अंदर आते ही जुन गेट बंद कर देता है और रिविल स्माइल कर रहा होता है और ली ये सारी बातें पहले से ही जानता था। जुन कहता आगे बढ़ो अंदर चलो, बुरा तुम्हें देख के बहुत खुश होगी। यहाँ पुलिस भी इलाके में चक्कर मार रही होती है। तभी एक पुलिस वाला कहता है अचानक हमारे कैप्टन को क्या हो गया? ये वही आदमी है जो कहता था इस एरिया में पेट्रोलिंग करना बेकार है। उसके साथ का बंदा कहता है ऐसा लगता है उस पर ऊपर से कोई दबाव है। वो बंदा कहता ऊपर से तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ उन्होंने कहा हेडक्वार्टर ने उसे कांटेक्ट किया था। क्या हेडक्वार्टर? अचानक से ऐसा क्यों? कौन जानता, हम बस वही कर सकते हैं जो हमें कहा गया है। चलो उस तरफ देखते हैं। हाँ चलो आसपास नजर मारते हैं और फिर कॉफी पीने चलते हैं। और ये वही समय था जब ली और जुन बात कर रहे होते हैं। यहाँ ली अंदर आते ही खिड़की में कुछ लगा दिखता है, विंडो काली प्लास्टिक से ढकी है, अंदर कुछ ऐसा है जो बाहर वाले ना देख सके। इसका मतलब बोरा यहीं पे है। जुन कहता तुम क्या कर रहे हो, तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे? तभी ली कहता मिस्टर क्या आप इस बारे में जानते हैं? कहा जाता है हमारी शरीर की ज्यादातर नसें कनपट्टी में जुड़ी होती हैं, अगर वहाँ पे तेज झटका या चोट लग जाए तो इंसान तुरंत बेहोश हो सकता है। क्या तुमने कुछ अजीब कहा था जो तुम इस तरह की बकवास कर रहे हो? मैं अभी बच्चा हूँ इसीलिए मेरे हाथ कनपट्टी तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन इन सीढ़ियों पे चढ़ने के बाद मेरी हाइट भी तुम्हारी बराबर आ गई। और जुन को उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आती आखिर ये क्या चल रहा है। तभी ली उसका ध्यान भटकाने के लिए एक तरफ देखने लगता है, जो देख के जुन भी उस तरफ देखने लगता है, जिसका फायदा उठा के ली उसके सिर बोले तो कनपट्टी पे अपने खून से स्ट्राइक कर देता है, जिससे जुन अनबैलेंस होकर गिरने लगता है। जैसी उम्मीद थी, क्योंकि एक बच्चे का शरीर है, एक बार से काम नहीं चलेगा, भले ही मेरा निशाना ठीक क्यों ना हो। और वो छलांग लगा के फिर से उसके सेम जगह स्ट्राइक कर देता है और इस बार जुन जमीन पर गिर जाता है। और ली समय न बर्बाद करते हुए गेट खोल के पुलिस को आवाज लगाने लगता है। पुलिसमैन यहाँ कोई गिर गया और वो अपना हाथ यूज करके आवाज करने लगता है और पुलिसमैन भी उसकी आवाज सुन लेते हैं, आखिर आवाज क्या है, वो उस घर से आ रही है। और जैसे ही ली को विश्वास हो जाता है कि पुलिसमैन ने उसे देख लिया, वो सीधा अंदर की तरफ जाने लगता है और आशा करता है कि पूरा सही सलामत हो, लेकिन डोर खोल के वो हैरान हो जाता है। तभी पुलिसमैन भी वहाँ आ जाते हैं, आवाज इसी घर से आई थी ना, तो यहाँ तो सच में कोई गिरा है। हेलो हेलो मिस्टर, ऐसी जगह पे सोना आपके लिए खतरनाक होगा। और वो उसे चेक करने लगते हैं और उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है, ये सांस ले रहा है, मुझे लगता है हमें 119 में कॉल करनी चाहिए। तभी उन्हें आवाज आती है पुलिस ऑफिसर अंदर, जल्दी अंदर आइए। जो सुन के वो लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। एक पुलिसमैन कहता है तुम क्या कर रहे हो, जल्दी करो अंदर जाके देखो। उसके साथ का पुलिस वाला कहता है हाँ आपने सही कहा, और वो अंदर जाके देखता है, जो देख के वो भी हैरान हो जाता है क्योंकि अंदर ली होता है जिसके सामने बुरा डली होती है। ली कहता आप एक रिपोर्ट के कारण आए हैं ना? जो सुन के पुलिसमैन हैरान हो रहा होता है, हाँ मैं रिपोर्ट मिली थी, ये बच्ची इस बच्ची जांगबोरा को किडनैप कर लिया गया था और हम देखते जांगबोरा जिंदा होती है पर डरी हुई होती है। आपने जिस आदमी को बाहर गिरे हुए देखा उस बंदे ने ही इसे किडनैप किया था। जो सुन के पुलिसमैन हैरान हो जाता है, क्या जुनताई ने बोरा के हाथ पैर को टेप से बांध दिया था और उसे गंदी करना चाहता था। तभी एविडेंस फिंगरप्रिंट डीएनए अभी भी यही है, इसीलिए प्लीज जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाइए। बोरा इस समय बहुत सदमे में है, इसीलिए उसे आराम की जरूरत है। मैं बोरा की मॉम को बुलाता हूँ, इसलिए पहले एम्बुलेंस को कॉल करिए। और पुलिसमैन के लिए बहुत जल्दी था, उसे समझ नहीं आता उसे क्या करना चाहिए। तभी ली चिल्ला के कहता है जल्दी करो। यहाँ दूसरा पुलिसमैन जो उनकी जांच कर रहा होता है और तभी वो उसकी खुली हुई आंखें देख के डर जाता है। मिस्टर क्या आप बेहोश हैं? तभी ली जोर से कहता है चुनता है और उसके पास आके उसके सिर के पीछे हिट करता है, जिससे उसे दोबारा होश आने लगता है। पुलिसमैन कहता है आखिर तुम क्या कर रहे हो, किसी को इस तरह नहीं मारते। ली कहता है ये आदमी इंसान नहीं है। जो सुन के पुलिसमैन हैरान हो जाता है, क्या तुम्हारा क्या मतलब है? जुनताई एक जानवर से ही बदतर किडनैपर है, क्या मैंने सही कहा ना जुनताई? मिस्टर पुलिस ऑफिसर कृपया इस आदमी को गिरफ्तार कर लें। जिसके बाद पुलिस और एम्बुलेंस भी आ जाती है। पोरा की मम्मी वहाँ आ जाती है, जो उसे देख के उसे गले लगा लेती है, जिन्हें इस तरह एक साथ देख के ली को भी खुशी होती है। जिसके बाद हम पुलिस स्टेशन में देखते
देखते हैं जहाँ जुनताई के साथ पूछताछ चल रही होती है। जुनताई कहता है डिटेक्टिव ये बस एक गलतफहमी है, मैं तो बस उस बच्ची को बिल्ली का बच्चा दिखाना चाहता था। सेजुन हाथ पटकते हुए कहता है कमीने, हमारे पास पहले से ही वो टेप है जिसका इस्तेमाल तुमने बोरा को बांधने के लिए किया था, और तेरी उंगलियों के निशान भी बोरा के फोन पे मिले हैं। आखिर तू ये सब क्या बकवास कर रहा है? हमें गवाही भी मिली, अब तेरे बचने का कोई रास्ता नहीं है। जब मैं अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ तो ईमानदारी से सब कुछ मान ले। जुन कहता है क्या गवाही? क्या इसके पीछे वो बच्चा सिन हयाकू है? और छोटे बदमाश ने मेरी कनपटी में चोट मारी और मैं बेहोश हो गया। तभी सेजुन उसकी कॉलर पकड़ लेता है। कमीने, मैं तेरे साथ इंसान की तरह व्यवहार किया और तू सिर्फ झूठ पे झूठ बोल रहा है। तेरी हाइट के आधे बच्चे ने तेरी कनपटी में चोट मारी और एक छोटे से बच्चे के बाद से तू बेहोश हो गया। क्या इस बात का कोई सेंस है? तू बस एक किडनैपिंग करने वाला कमीना है, बच्चों को छूने वाला किडनैपर। इस दुनिया में कीड़े से भी बदतर है। बोरा को ले जाने के बाद तू क्या करने का प्लान बना रहा था? अगर तूने ईमानदारी से जवाब नहीं दिया तो मुझे तेरे साथ एक कीड़े की तरह ही व्यवहार करना होगा। अगर तू समझ गया तो जवाब दे। या उसके जूनियर बात कर रहे होते हैं। सीनियर इन दिनों मजाक की मूड में नहीं है। हाँ, तुमने सही कहा, पिछली बार मर्डर करने की कोशिश के केस में और इस बार एक किडनैपिंग का मामला। क्या कोई व्यक्ति इस तरह अचानक से बदल सकता है? खैर, टीम लीडर ने अपनी इज्जत बचा ली और चीजें अच्छे से काम कर रही हैं। हाँ, तुमने सही कहा। जिसके बाद हम हॉस्पिटल में बोरा और बाकी लोगों को देखते हैं। बोरा की मम्मी को धन्यवाद कहती है। अगर तुम न होते तो सच में कुछ भयानक हो सकता था। ली कहता नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि बोरा ने बहादुरी से काम किया। तुम इन सभी चीजों को एक बुरे सपने की तरह सोचो और अब से केवल अच्छी चीजों के बारे में सोचो। बोरा कहती तुम्हारा धन्यवाद। ये देख के बोरा की मम्मी काफी शौक होती है। सिन हयाको असल में बड़ा हो गया है, जबकि मैंने ये देखा ही नहीं। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो ना तुम पे बहुत प्राउड होता। मुझे अभी याद आया, हाइजन कैसी है? मैंने उसे उसकी मॉम के एक्सीडेंट के बाद से नहीं देखा। ली हैरान होते हुए कहता हाइजन। तभी उसके दिमाग में फिर से बिजली दौड़ जाती है। जिसके बाद हम ली को उसके घर के सामने देखते हैं। ली कहता है कि 1 महीना हो गया जब मैं घर में लौटा हूँ। तभी हम देखते एक बंदों से पीछे से देख रहा होता है और वो किसी को फोन पर मैसेज कर रहा था। ड्रोन डिलीवरी पैकेज आ गया है और उसे मैसेज मिलता है ओवरलोड के वहाँ पहुँचने तक निगरानी रखो। और वो ली पे दोबारा नजर रखने लगता है। जिसके बाद हम ली को देखते हैं जो कि घर के अंदर आ जाता है और अपने घर को देखने लगता है, जो कि बहुत ज्यादा गंदा होता है और वो उसके अंदर जाने लगता है। ली कहता मैं इसके बारे में सोचूं तो पता नहीं हाइजन कैसी होगी, और वो बोरा की मॉम की बात को याद करने लगता है। बोरा की मॉम कहती मैंने उसे उसकी मॉम के एक्सीडेंट की बात से ही नहीं देखा। और ली सोचने लगता आखिर हाइजन कौन है, जो सोच के उसके दिमाग में बिजली दौड़ने लगती है। बोरा की मॉम कहती वो हमेशा अपनी मॉम से ही चिपकी रहती थी। मुझे आश्चर्य है अपनी मॉम के गुजरने के बाद वो कैसी होगी। और तभी हयाको कोलैप्स कर जाता है जिससे बोरा की मॉम घबरा जाती है। हयाको क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? कोई जल्दी से नर्स को बुलाओ। यहाँ हयाको हेजन के बारे में ही सोच रहा होता है। जिसके बाद हम हयाको को देखते हैं। हाँ, मेरी छोटी बहन, हाँ मेरी एक बहन भी थी, लेकिन आखिर मैं उसके बारे में पूरी तरह से कैसे भूल गया। बेशक चूंकि मैं काफी लंबे समय से कोमा में था, इस तरह मेरी मेमोरी लॉस होना पॉसिबल है, लेकिन आखिर ये किस तरह की फीलिंग है? मैं जितना ज्यादा हाइजीन के बारे में सोचने की कोशिश करता हूँ, उसे देखने की इच्छा होने की बजाय मुझे डर लग रहा है, बिल्कुल एक ऐसे बॉक्स की तरह जिसे खोला नहीं जाना चाहिए। तभी उसकी नजर एक बुक पर जाती है, ये बुक तो। और हम कुछ दिन पहले बुक स्टोर का सीन देखते हैं। हयाको कहता है क्या सच में मैं जो चाहूँ बोल ही सकता हूँ? लेकिन मम कहती है बिल्कुल, तुम भी बहुत सारी बुक देखना चाहते होगे ना। तुम्हें अपने दोस्तों को देख के दुखी होने की जरूरत नहीं है। अब जब तुम स्कूल जाने लगे हो तो मम तुम्हें ढेर सारी बुक लेके देंगी, तो हम चलें। और वो उनकी बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी उसकी नजर एक बुक पे जाती है। हयाको कहता मम मुझे ये चाहिए। मम कहती क्या तुम्हें सच में ये चाहिए? और हयाको हाँ कहता है। और हम देखते वो एक इंसाइक्लोपीडिया होती है। हयाको कहता है मेरे दोस्त ने कहा कि एक इंसाइक्लोपीडिया 100 बुक के बराबर होती है। इस एक बुक से मैं 100 बुक पढ़ सकता हूँ और आपके पैसे भी बच जाएंगे। जो सुन के हयाको की मम को उस पर बहुत प्राउड होता है। जिसके बाद हम दोबारा हयाको को देखते हैं। हयाको कहता है ये पहली बुक थी जो मम ने मेरे लिए खरीदी थी। तभी उस बुक से एक लेटर गिरता है जिसे देख के हयाको हैरान हो जाता है, जिसमें लिखा होता है हिजन को जल्दी ले जाने के लिए माफ करना, इंतजार करना, मम जल्दी वापस आएंगी। हयाको कहता है ये तो मम की हैंडराइटिंग है। आखिर उस दिन क्या हुआ था कि मम को ये नोट छोड़ना पड़ा। तभी उसे लेटर के पीछे कुछ दिखता है और उसे ध्यान से देखने लगता है। इसके पीछे कुछ लिखा है और इसे मिटाया गया है, और उसे ध्यान से देखने लगता है जिसमें लिखा होता है फादर से दूर भाग जाओ। तभी उसके पास एक बॉटल लुढ़कती हुई आती है और वो उसकी तरफ देखने लगता है और वहाँ उसका फादर होता है। वो कहता है क्यों क्यों आखिर तुमने मुझे क्यों मारा? जिसे देख के लिए थोड़ा हैरान होता है, वो चिल्लाने लगता है तुमने मुझे क्यों मारा? ली कहता है क्या फादर, आखिर ये सब क्या चल रहा है? और उसका फादर चिल्लाने लगता है तेरी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? ली कहता है क्या मैंने क्या किया? और हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ ली एक कोने में बैठ के सूखे रेमन खा रहा होता है। तभी वहाँ उसका फादर आ जाता है जो कि उसे मारने लगता है। तू बहुत चूहे की तरह छिपकर क्या खा रहा है? और वो उसे बहुत बुरी तरह मारता है। वो कमीना चोइसिया मुन अभी तक घर नहीं आया। ली कहता है नहीं, उसके घर की लाइट बंद है और दरवाजा भी बंद है। और उसका फादर उसकी तरफ एक बॉटल फेंकता है बेवकूफ, इसीलिए मैंने तुझसे कहा था उस कमीने पर ध्यान से नजर रख, तू बेवकूफ, तू किसी काम का नहीं है। और वो उसे दोबारा मारने लगता है और फिर वो उसे कहीं ले जाने लगता है, जल्दी कर हमें चलना है। और उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहता है जल्दी कर हमें कहीं चलना है। ली कहता फादर आपको ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करना चाहिए। उसका फादर कहता कमीने क्या अब तू मुझे सिखाएगा? बात बंद करो, जल्दी से अंदर बैठ जा। और ली अंदर बैठ के सीट बेल्ट लगाने लगता है। तभी उसकी नजर ड्राइविंग सीट के सीट बेल्ट लॉक पर जाती है और वो रेमन के रैपर को देख के अपने फादर को देखने लगता है और सीट बेल्ट लॉक की तरफ देखने लगता है। तभी उसका फादर अंदर आ जाता है जिसे देख के वो नॉर्मल हो जाता है। उसका फादर बैठकर सीट बेल्ट लगाने लगता है और हम देखते उस लॉक पर रेमन का रैपर लगा था, जिस कारण शायद वो अच्छी तरह से लॉक नहीं हो पाता। और ली उसे देख रहा होता है जिसके बाद वो लोग जाने लगते हैं। ली कहता फादर रोड स्लिपरी है, प्लीज धीरे चलाइए। उसका फादर कहता कमीने अपने
अपना मुंह बंद रहा, तू पुलिस स्टेशन जा रहा है और तू सीधा कहेगा उस कमीने चोई मुन नहीं तेरी माँ को मारा है, समझ गया ना। जो सुन के लिए थोड़ा हैरान होता है। तभी उनके सामने कुछ आ जाता है। ले कहता फादर फादर सामने देखिए, और सामने एक बंदा आ गया होता है जिसे बचाने के चक्कर में उनकी गाड़ी स्लिप कर जाती है और सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और ठीक से लॉक न होने के कारण ली के फादर का सीट बेल्ट खुल जाता है और तभी उनकी गाड़ी बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है, जिसमें ली तो बच जाता है लेकिन उसका फादर मारा जाता है। जिसके बाद हम दोबारा ली को देखते हैं जैसे ये सब याद आ गया था। ली का फादर कहता है क्या अब तुम्हें याद आ गया? ली घबराते हुए कहता है क्या क्या मैंने तुम्हें मार डाला? ली का फादर कहता है तूने मुझे मार डाला, तू एक मर्डरर कमीना है। जो सुन के ली हैरान हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ वो बंदा भी उस पर नजर रखे था, आखिर वो क्या कर रहा है। तभी ली घर से तेजी से बाहर भागने लगता है। ये कमीना अभी तक तो मैंने बिल्कुल भी स्मोक नहीं किया, और वो अपनी सिगरेट को फेंक के उसके पीछे जाने लगता है। यहाँ ली भी काफी डरा होता है, मैं एक मर्डरर हूँ। तभी कोई उसकी तरफ चिल्लाने लगता है और ली उसकी तरफ देखने लगता है और उसके सामने एक ब्लैक बोल्ट होता है जिसे देख के वो डर जाता है और एक आदमी से टकरा के उससे माफी मांगने लगता है। वो बंदा कहता है ठीक है कोई बात नहीं, और वो दोबारा शीशे की तरफ देखने लगता है लेकिन वहाँ से ब्लैक बोल्ट गायब हो गया था। लेकिन तभी वो कुछ नोटिस कहते हैं एक बंदा जो कि उसे देख रहा होता है, मोबाइल पे कुछ कर रहा होता है, जिसे देख के वो दोबारा भागने लगता है। वो बंदा कहता है ये कमीना ये फिर से कहाँ चला गया? यहाँ लिए गली के अंदर चला गया था। वो बंदा उसके पीछे जाके कहता है ये तो डेड एंड है, आखिर वो यहाँ क्यों है? और वो अंदर जाके बहुत हैरान हो गया था, जहाँ केवल ली की हुडी होती है। क्या क्या ये उस कमीने के कपड़े नहीं है? लेकिन आखिर यहाँ उसका टॉप बस क्यों है? आखिर वो कमीना कहाँ चला गया? लेकिन तभी ली उसकी गर्दन पे एक नुकीला कांच रखते हुए कहता है शांत रहो, जिसे अचानक से इस तरह देख के वो बंदा थोड़ा डर गया था, लेकिन खुद को संभालते हुए वो कुछ करने लगता है। ली कहता है कोई हरकत मत करो, ये कैरोटिड आर्टरी है, केवल 3 सेंटीमीटर, तुम्हारी तुरंत मौत हो जाएगी। बस ये बंदा एक तरह की नस की बात कर रहा है, जिसे काटते ही मौत हो जाएगी। ली कहता अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कोई भी बेवकूफी भरा काम नहीं करता, तुम्हारे पास केवल एक लाइफ है, दोनों हाथ जमीन पर रखो जहाँ मैं उन्हें देख सकूं। और वो बंदा ऐसा ही कहता है और अपने हाथों को जमीन पर रख देता है। ली कहता तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वो बंदा कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। लेकिन ली उस कांच की प्रेशर को बढ़ाने लगता है। ली कहता है जब कोई झूठ बोलता है तो कैटेकोलाइमस नाम का हार्मोन निकलता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और पल्स तेज हो जाती है। अभी तुम्हारी कैरोटिड आर्टरी तेज हो गई है, अगर मैं इसे थोड़ा और अंदर कर दूं तो आर्टरी फट के खून बाहर आ जाएगा। इससे पहले ऐसा हो बेहतर होगा अगर तुम सच बता दो। और ली की बातें सुन के उस बंदी की हालत बहुत बुरी तरह खराब हो जाती है और वो सोचने लगता है ये बच्चा आखिरकार ये क्या है, क्या ये बच्चा भी है? बिल्कुल नहीं, इस तरह मैं सच में मर जाऊंगा। वो बंदा कहता है मैं बताता हूँ, बस 1 सेकंड के लिए छोड़ दो। लेकिन ली कांच के पैसे को बढ़ाने लगता है। वो बंदा कहता है ये ऑर्डर ऊपर से आया था। ली कहता ऊपर से, आखिर इसका क्या मतलब है? वो बंदा कहता हाँ कोई है जिसने ये सब डिजाइन किया और सब कुछ प्लान किया है। ली कहता आखिर कौन सा प्लान, जल्दी बताओ। वो बंदा कहता तुम्हें एक जगह ले जाके मार डालना और इसे एक ट्रैफिक एक्सीडेंट की तरह दिखाना। ली कहता लेकिन ऐसा क्यों? वो बंदा हंसते हुए कहता है क्योंकि इससे पैसे मिलते हैं। ली कहता क्या तुम्हारा मतलब इंश्योरेंस धोखाधड़ी से है? वो बंदा कहता मुझे असल में इसकी पूरी जानकारी नहीं है, उन्होंने बस इतना कहा कि इससे पैसा कमाया जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितने छोटे हो या फिर तुम गरीब हो। उन्होंने कहा वो बैल की तरह उनसे सब कुछ निकाल सकते हैं, यहाँ तक की हड्डी भी। ली कहता तुम इस तरह बात करो जैसे तुम मुझे जानते हो। वो बंदा कहता बेशक मैं तुम्हें जानता हूँ, सिर्फ तुम्हें ही नहीं तुम्हारे पूरे परिवार को, काफी लंबे समय से। जो सुन के लिए हैरान हो जाता है। ली कहता क्या तुम लोग नहीं मेरी माँ को मारा था? वो बंदा कहता ईमानदारी से कहूँ तो इसे इस तरह कहना सही नहीं होगा। ली अपनी मॉम के नोट को याद करते हुए कहता तो फिर मेरे फादर का क्या? वो बंदा कहता बिंगो, तुम्हारे फादर ने इसकी शुरुआत की थी। और ली सभी डॉट्स को कनेक्ट करने लगता है। मेरे फादर मेरी मॉम की डेथ में पूरी तरह इन्वॉल्व थे, लेकिन वो इस तरह का आदमी नहीं था जो इस तरह का प्लान बना सके। फिर जिसने इसे प्लान किया उसने फादर को इसमें घसीटा है। तो मास्टरमाइंड के बारे में जो भी जानते हो सब कुछ बताओ। वो बंदा कहता मैं ज्यादा नहीं जानता, मुझे केवल फोन पर ऑर्डर मिलता है और मैं उसी तरह काम करता हूँ, मैं उनसे पर्सनली कभी भी नहीं मिला। ली कहता ये झूठ नहीं कह रहा, अपना फोन निकालो उसे जमीन पर रखो। जो सुन के वो बंदा कुछ सोचने लगता है, 1 मिनट रुको मेरा फोन मेरी पॉकेट पे है। और वो उसे निकालने लगता है लेकिन वो एक चाकू निकाल के ली पे अटैक कर देता है। बेवकूफ बच्चे मर जा। लेकिन ली उसके अटैक को डॉज कर लेता है। वो बंदा कहता अब तू मरने वाला है, लेकिन तभी वो कुछ नोटिस करता है उसके गले से खून निकल रहा होता है, जो देख के उसकी हालत खराब हो जाती है और वो अपनी चोट को पकड़ने लगता है। ली कहता है ये केवल 1 सेंटीमीटर का कट है, अगर तुमने सही टाइम में इसे ट्रीट कर लिया तो तुम बच जाओगे, बेहतर रहेगा अगर तुम जल्दी करो। वैसे फोन के लिए धन्यवाद, मैं इसे ले रहा हूँ। और ली ने उसका फोन निकाल लिया होता है और वहाँ से जाने लगता है। वो उस गली से निकलने से पहले चीजों को अच्छे से देखता है और फिर लोगों के साथ घुल मिल जाता है और कोई साथी नजर नहीं आया। और वो उस फोन को देखने लगता है, एक 2G फोन, इसमें तो पासवर्ड लगा है। तभी उसे सामने एक पीसी कैफे दिखता है। ली कहता 2G फोन के पासवर्ड को कंप्यूटर से आसानी से तोड़ सकते हैं, लोकेशन और कॉल को ट्रैक करना मुश्किल है, इसीलिए मैसेज भेजने वाले को ढूंढना कठिन है। इसका मतलब है कि यहाँ तक कि ऑपरेटर भी एक दूसरे को नहीं जानते, बिल्कुल एक सेल सिस्टम की संरचना की तरह। और मास्टरमाइंड इन सभी सेल को कंट्रोल करता है और वो मोबाइल को पीसी में कनेक्ट करके उसके लॉक को तोड़ देता है। लेकिन उसमें कोई भी कॉल नहीं होती, केवल मैसेज होते हैं। तभी वो उसके मैसेज देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उस मैसेज में केवल ली के बारे में ही बात होती है, वो किस हॉस्पिटल में है, कहाँ है, क्या कर रहा है। जिन मैसेज में उनके कोडवर्ड से बात हो रही होती है, जैसे कि ड्रोन, हैचरी, मटेरियल, बल्चर, जिससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है। और ली उस बंदी की बात को याद करके उन मैसेज को डिकोड करने लगता है। ली कहता है मान लेंगे सब प्रॉफिट के लिए इंश्योरेंस धोखाधड़ी है, ड्रोन मेरी फैमिली, हैचरी मेरा घर, मटेरियल पैसा, बल्चर वो गाड़ी जो एक्सीडेंट का कारण बनेगी, और ड्रॉप प्लेस एक्सीडेंट की जगह है। क्योंकि मैं छोटा बच्चा हूँ तो सीधा
इंश्योरेंस कराना काफी कठिन है। वो जरूर कार्य ड्राइवर के माध्यम से कंपनसेशन पाना चाहते हैं। विक्टिम जितना छोटा होगा, फ्यूचर में उसकी अनुमानियता उतनी ही ज्यादा होगी, इसीलिए पैसे भी उतने ही ज्यादा होंगे। लेकिन जो बात मुझे सचमुच बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रही है, क्या यही इन सब के पीछे है जो जिंदगी और परिवारों को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और वो एक मैसेज देखता है जिसमें लिखा होता है आज ही पैसे लेने का दिन है, देर मत करो, हैचवी घर में उसका इंतजार करो। ली कहता है इस तरह के कोड का इस्तेमाल करना जो मुश्किल से ही कोड है, जैसे कि ये केवल कोई गेम हो। और बात यह है कि उन्होंने मुझे निशाना बनाया, इसका मतलब वो हेजुन को भी निशाना बना रहे हैं। और वो गुस्से से कहता मैं इस मास्टरमाइंड को अभी पकड़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पहले पता लगाना होगा हेजुन सेफ है या फिर नहीं। लेकिन आखिर कैसे? तभी वो उस फोन को देखता है। ली उस फोन को हाथ में लेके कहता है इस प्लान की वर्क करने की केवल 50% चांस है। ये बहुत ज्यादा नॉर्मल प्लान है, लेकिन एकमात्र तरीका है। जिसके बाद हम एक नए बंदे को देखते हैं जिसके मोबाइल में ली की तरफ से मैसेज आया था। मैसेज में लिखा होता है क्या तुमने ड्रोन की बेटी का पता लगा लिया? जो देख के वो बंदा थोड़ा कंफ्यूज होता है। ये बंदा पूरे टाइम मेरे मैसेज को इग्नोर कर रहा है और अब अचानक से किस तरह की बकवास कर रहा है और वो उसे कुछ टाइप करके सेंड कर देता है, जो कि ली को रिसीव हो जाता है, जिसे देख के ली हैरान हो जाता है। जिसमें लिखा होता है बहुत दिन ढूंढने के बाद भी हमें ड्रोन की बेटी नहीं मिली क्योंकि उसकी मानो से कहीं छिपा दिया है। वैसे तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? और ली को ये बात सुन के काफी शांति महसूस होती है। तभी उसे एक और मैसेज मिलता है ड्रोन के सन के साथ क्या हुआ, जो देख के ली को सोचता है और फिर अपना मैसेज सेंड कर देता है, जो देख के वो बंदा हैरान हो जाता है। मैसेज में लिखा होता है क्या तुम मास्टरमाइंड हो? वो बंदा कहता है आखिर ये बंदा क्या बात कर रहा है। तभी हम उसके पीछे एक नए बंदे को देखते हैं जो कि गेम खेल रहा था, लेकिन उसकी बात सुन के वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वो बंदा अपने हेडफोन निकालते हुए कहता बॉस क्या कोई प्रॉब्लम है? बॉस कहता अकी वो। अकी कहता मिस्टर सीईओ आखिर क्या चल रहा है? बॉस कहता अकी नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि कमीना मुझे अजीब से मैसेज भेज रहा है। अकी कहता शायद मेरे से देखने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बॉस कहता बिल्कुल, और वो अपना फोन उसे दे देता है और अकी उन मैसेज को देखने लगता है। अकी कहता मिस्टर सीईओ तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है, इन मैसेज को भेजने वाला कोई तुम्हारा बंदा नहीं है। बॉस कहता क्या तो फिर वो कौन है? अकी कहता वो जो ड्रोन का सन होगा, जो सुन के बहुत हैरान हो जाता है, लेकिन ड्रोन का बेटा तो केवल 9 साल का है। अकी ली के मैसेज को दिखाते हुए कहता है इसके पहले मैसेज में ड्रोन की बेटी का जिक्र किया गया है। असल बात यह है कि उस बंदे को ड्रोन की बेटी से क्या मतलब है। इसका मतलब वो केवल जानना चाहता था कि हमारी नजर ड्रोन की बेटी पे है या फिर नहीं। इससे पता चलता है कि वो कितना सीरियस है, और यदि मैसेज करने वाला उसके परिवार से नहीं है तो फिर इस मैसेज का कोई सेंस ही नहीं बनता। और जैसा कि उसके परिवार में केवल ड्रोन का बड़ा बेटा बचा है, तो ये बिना किसी शक के ड्रोन का बेटा है। ड्रोन के बेटे ने खुद से चारा फेंका और तुम उस पर फंस गए मिस्टर सीईओ, और बदले में उसे एक गिफ्ट मिल गया। उसे पता चल गया कि ड्रोन की बेटी हमारे पास नहीं है। बॉस कहता लेकिन इस छोटे से बच्चे को हमारे आदमी का फोन कैसे मिला? क्या हमारे आदमी ने उसे गिरा दिया था जो ड्रोन के बेटे को मिल गया? आके कहता नहीं तुम गलत हो, लड़की ने मैसेज हमारे कोड में सेंड किए हैं। इसका मतलब उसने जानकारी हासिल करने के लिए हमारे आदमी को धमकाया और फोन छीन लिया। बॉस कहता ऐसा कैसे हो सकता है, वो केवल 9 साल का एक लड़का है। आके कहता मिस्टर सीईओ क्या तुम भूल गए मैं 3 साल पहले क्या किया था? उस समय मैं भी केवल 9 साल का था। जो सुन के बॉस फ्लैशबैक याद करने लगता है जहाँ वो किसी से बच के भाग रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने आ गया जाता है जिसे देख के बॉस डर जाता है। बॉस कहता छोटे कमीने भाड़ में जाओ, तुमने मुझे डरा दिया। आके कहता मिस्टर इस तरफ डेड एंड है, लेकिन बॉस उसकी बात को नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। आके कहता मिस्टर क्या तुम जीना चाहते हो? जो सुन के बॉस हैरानी के साथ उसकी तरफ देखने लगता है। आके कहता मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। बॉस कहता तुम क्या बकवास कर रहे हो, अपने मदर फादर के पास जाओ, यहाँ रुककर अपने आप को बिना किसी कारण के चोट मत पहुँचाओ। आके बड़े ही कोड़े तरीके से कहता है मेरे मदर फादर पहले ही मर चुके हैं। जो सुन के बॉस थोड़ा शौक हो जाता है। आके कहता अगर मैं आपकी मदद करूँ तो क्या आप वो करेंगे जो मैं कहूँगा? बॉस कहता और आखिर वो क्या है? आके कहता कुछ लोगों को मारने की जरूरत है, वे लोग जिन्होंने मेरे मदर फादर को मार डाला। लेकिन तभी वहाँ बॉस का पीछा कर रहे लोग आ जाते हैं। वो वहाँ उस कमीने को पकड़ लो, उसे मार डालो। जो देख के बॉस भागने लगता है धत तेरे की। आके कहता मिस्टर आप क्या करना चाहते हैं? जो सुन के बॉस दोबारा रुक जाता है। आके कहता क्या आप मरना चाहते हैं या फिर जीना? लेकिन बॉस काफी कंफ्यूज होता है। जिसके बाद हम दोबारा बॉस को देखते हैं जिसे आके बुला रहा होता है। आके कहता अब जब हमें उसका मैसेज मिल गया है तो मुझे भी उसे आंसर देना चाहिए, और वो खुश होकर उसे मैसेज करने लगता है। बॉस सोचता है मैंने इसे काफी लंबे समय से नहीं देखा, ये एक्सप्रेशन उसे इसमें दोबारा मजा आ रहा है। यहाँ ली को भी उसका मैसेज मिल जाता है जो देख के वो हैरान हो जाता है, जिसमें लिखा होता है तुमसे मिलके अच्छा लगा ड्रोन के बेटे। ली कहता तो तुम मास्टरमाइंड हो। तभी उसे एक नया मैसेज आता है हमें अभी तक तो ड्रोन की बेटी नहीं मिली, लेकिन चूंकि हम लगातार उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो ये केवल समय की बात है। ली कहता वो मुझे जानबूझकर उकसा रहा है। तभी आकी मैसेज करता हम उसे अभी भी ढूंढ सकते हैं, अगर तुम हमें रोकना चाहते हो तो आगे बढ़ो और कोशिश करो। ली कहता मुझे उन लोगों से पहले हेजन को ढूंढना होगा। क्या मोम ने कोई सुराग छोड़ा होगा कि उन्होंने हेजन को कहाँ छुपाया था? क्या मुझे घर लौट के इसकी जांच करनी चाहिए? नहीं, ये बहुत खतरनाक है, ये एक जाल हो सकता है और ऐसा होने के चांस काफी ज्यादा कम है। इसके अलावा भले ही मैं हेजन को ढूंढ लूं, लेकिन जब तक वो लोग हैं हमें हमेशा खतरा ही रहेगा। इस मामले में मुझे उनके ऑर्गेनाइजेशन को खत्म ही करना पड़ेगा। ये हेजन की रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका है। और वो उसे मैसेज करता है क्योंकि मैंने तुम्हारी एक मेंबर को हटा दिया है तो इसीलिए एक जगह खाली होगी, क्या मैं तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो सकता हूँ? आके हंसते हुए कहता है इसे देखो मिस्टर सीईओ, क्या इस लड़के को सिर पे हैवी इंजरी हुई थी जब उसे कार एक्सीडेंट के कारण हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था? बॉस कहता मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना था वो कुछ समय के लिए कोमा में था और उसे हाल ही में होश आया है। किस्मत से वो बच गया, इसीलिए हम अभी भी उसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के रूप में इस्तेमाल कर
सकते हैं, लेकिन आप इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं? आकी कहता नहीं कोई बात नहीं, मुझे बस आश्चर्य है, कोई व्यक्ति अचानक इतना बदल सकता है, ऐसा लगता है जैसे उसका दोबारा जन्म हुआ हो, बिल्कुल मेरी तरह। जिसके बाद हम दोबारा पीसी कैफे में ली को देखते हैं, जिसे मैसेज आया होता है चलो ठीक है मिलते हैं। हालांकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम आसानी से शामिल हो सकते हो, इसके लिए इंटरव्यू जरूरी है। ली पूछता है लोकेशन और टाइम और उसे दोनों ही मिल जाते हैं, जो कि 2 PM को डिपार्टमेंट स्टोर के सामने होती है। ली कहते उन्होंने जानबूझकर ऐसी जगह को चुना जहाँ बहुत सारे लोग होंगे, इसका मतलब वो मुझसे भी सावधान रहना चाहते हैं। ये इतना स्किल्ड और कैलकुलेटर लगता है कि वो एक फाइनेंस धोखाधड़ी के माध्यम से एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर सकता है। इस तरह का आदमी किस चीज से बचना चाहता होगा? एक आदमी जो बहुत सोच समझ के काम करता है, आखिर वो किससे डरता होगा? क्या वो चीज ये है कि चीजें उसके कंट्रोल से बाहर ना हो जाएं? जो वो सोच रहा है चीजें उससे बिल्कुल अलग हों। खैर वैसे ही मुझे चीजों को बदलने के लिए कुछ सोचना होगा और वो अपने फोन को देख के किसी को कॉल करता है, जिसके बाद हम आकी को देखते हैं। आकी कहता है मैंने उससे कहा है कल दोपहर 2 बजे डिपार्टमेंट स्टोर के सामने मिले। बॉस कहता आखिर पब्लिक प्लेस क्यों? क्या ये काम किसी शांति भरी जगह में करना आसान नहीं होगा? आकी कहता मिस्टर सीईओ मैं केवल वही खेल खेलता हूँ जो मैं जीत सकूं। हालांकि ऐसा होने के चांस कम है, लेकिन इसमें पुलिस शामिल हो सकती है। हमारे लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि हम जितना हो सके उतने कम खतरे में रहें। बॉस कहता है क्या आप कह रहे हैं कि डॉन के बेटे ने हमारे लिए जाल बिछाया है? आगे कहता है खैर ऐसा होने की चांस बहुत ज्यादा कम है, लेकिन तब भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। हमारा पुलिस में एक जासूस है ना, उसे तुरंत कांटेक्ट करो और पता करो क्या कोई फाइनेंस धोखाधड़ी के संबंध में जांच चल रही है। बॉस कहता है ठीक है मैं समझ गया और वो किसी को कॉल करने लगता है। आगे कहता है मैं सच में कल होने का इंतजार नहीं कर सकता। जिसके बाद हम सेजन को देखते हैं, जिसके पास कॉल आया था। मैं डिटेक्टिव काउंट सेजन हूँ। जिसके बाद हम कॉल से पहले सेजन उसकी पार्टी को देखते हैं। सेजन कहता बहुत हो गया, क्या तुम लोग मेरा वॉलेट खाली करने का प्लान बना रहे हो? तुम पहले ही जानते हो पुलिस कितना कमाती है, आगे तुम लोग और कितनी पीने वाले हो? उसके दोस्त कहते डिटेक्टिव कांग आपको प्रमोशन मिला है, भले ही हम पुलिस है हम भी इंसान हैं, हमें आपके वॉलेट की भी चिंता है, हम इसे चोरों की तरह खाली नहीं करेंगे। सेजन कहता तुम लोग सच में कमीने हो। एक बंदा कहता है ऐसा लगता है आप सच में गुस्सा कर रहे हैं। सेजन का साथ इस बंदे की कॉलर पकड़ते हुए कहता है तुम्हारी डिटेक्टिव कांग पर शक करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है उनका दिल तुम्हारे जितना छोटा होगा? और सभी लोग भी उसकी बात का सपोर्ट करने लगते हैं। हाँ बिल्कुल सही। सेजन कहते तुम लोग सच में कमीने हो। कहा जाता है कि दुश्मन हमेशा अंदर वाला होता है और जिन्हें मैं जानता हूँ ये तो दुश्मन से भी ज्यादा बुरे हैं। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी बारी कभी नहीं आएगी? वो सभी कहते हैं आपका धन्यवाद, हमारा ख्याल रखिएगा। सेजन कहता बकवास बंद करो, जल्दी से अंदर चलो। वो सभी अंदर जाने लगते हैं। तभी सेजन अपने साथी बू नाम के बंदे को बुलाता है। सेजन झिझकते हुए कहता है तुम्हारा धन्यवाद, जब मैंने जरूरत से ज्यादा काम किया तब तुमने मेरा साथ दिया और तब भी मेरे साथ काम करते रहे, तुम्हारे कारण ही मैं यहाँ तक पहुँच सका हूँ। वो कहता अचानक आपको क्या हो गया? ये तो आपकी आदत नहीं है सीनियर। जब सब लोग मजे कर रहे थे आप न्याय के लिए काम करते रहे और लगातार आगे बढ़ते रहे और अब आखिरकार वो मेहनत फल दे रही है। मुझे आप पे बहुत प्राउड है सीनियर। सेजन उसे देखते हुए फिर कहते तुम आज सच में मेरी चापलूसी कर रहे हो। ठीक है चलो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? और वो किसी शराब का नाम देता है। तभी सेजन का फोन बजने लगता है। सेजन कहता अननोन नंबर, अब आखिर ये कौन है? वो कहता शायद मिस मयांग, फाइनेंस डिपार्टमेंट की लीडर किम मयांग। सेजन कहता है बहुत हो गया, मजाक करना बंद करो। सेजन कहता है मैं डिटेक्टिव काम सेजन हूँ। और दूसरी तरफ ली होता है। ली कहता है हेलो डिटेक्टिव, क्या आपको वो बच्चा याद है जिन्होंने डयांग हॉस्पिटल में आपको सिगरेट दी थी? और सेजन सोचने लगता हाँ वो बच्चा। सेजन कहता क्या हुआ, तुम्हें ये नंबर कहाँ से मिला? ली कहता डिटेक्टिव मुझे आपकी मदद चाहिए, प्लीज मदद करें, मेरी कॉल को मत काटो और 1 मिनट मेरी बात सुने। ली सोचता मैं उसकी सिंपैथी पाने के लिए एक बच्चे की विनती का इस्तेमाल करूंगा। यहाँ सेजन उसकी बात को सुनने लगता है। ली कहता पिछले साल जुलाई में एक कार एक्सीडेंट में मेरी मॉम की डेथ हो गई। हालांकि मैटर एक नॉर्मल कार एक्सीडेंट मानकर बंद कर दिया गया, लेकिन असल में ये एक फाइनेंस मर्डर का मामला था, जो सुन के सेजन हैरान हो जाता है। क्या? ली कहता इसके पीछे मेरे फादर फाइनेंस धोखाधड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने उन्हें ठगा था, और फाइनेंस धोखाधड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने आज एक कार एक्सीडेंट के दौरान मुझे मारने की कोशिश की। उन्होंने उसी फाइनेंस धोखाधड़ी प्लान का यूज किया जो उन्होंने मेरी माँ के साथ यूज किया था। सेजन कहते तुम क्या कह रहे हो? ली कहता कल दोपहर 2 बजे डिपार्टमेंट स्टोर के सामने मैं फाइनेंस धोखाधड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर से मिलने के लिए मान गया हूँ। भले ये मेरे मुंह को बंद करने के लिए है, लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। सेजन कहते नहीं नहीं बच्चे रुको, तुम्हें वहाँ जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम अपने आसपास के किसी बड़े से कह सकते हो। ली सोचता चलो चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बताएं। ली कहते नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, उन लोगों ने मेरी छोटी बहन को किडनैप कर रखा है, अगर मैं वहाँ नहीं गया तो वो मेरी छोटी बहन को मार देंगे। जो सुन के सीजन शौक हो जाता है। सीजन कहता क्या कल उस फाइनेंस धोखाधड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को पकड़ना है? बच्चे मुझे नहीं पता, तुम ये जानते हो या फिर नहीं, लेकिन मैटर होने से पहले पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। ली कहता ठीक है, जो सुन के सीजन हैरान हो जाता है। क्या? ली कहता आप अपना फैसला खुद ले सकते हैं और उसके अनुसार काम कर सकते हैं डिटेक्टिव। साथ ही मैं पहले इस तरह सच्चाई बता के सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि सच को बाहर लाना ही सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ सीजन सोचता है अगर वो इस तरह बात करेगा तो मैं पीछे नहीं हट पाऊंगा। बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? ली कहता है ली सिन हयाकू। ली मेरी बात सुनो, क्या तुम मुझे पिछले साल जुलाई में उस घटना के बारे में ठीक तरह से बता सकते हो? जिसके बाद उनका काम पूरा हो जाता है। ली कॉल काट देता है। ली कहता मैं कल इस चीज का इस्तेमाल करके मास्टरमाइंड को पकड़ लूंगा। तभी उसके फोन पर प्रोफेसर किम की कॉल आने लगती है, जिसके बाद हम दोबारा बार में देखते हैं जहाँ वो फोन पे किसी से बात कर रहा होता है। ठीक है मैं समझ गया। तभी वहाँ सीजन आ जाता है। डिटेक्टिव वो बहुत बढ़िया, तुम ठीक टाइम पे मिले हो। वो घबराते हुए कहता है तो फिर ठीक है मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, और वो कॉल काट देता है। वो कहता है सीजन आपको काफी लंबा समय लग गया। सीजन कहता है कुछ नहीं, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुमने कहा था तुम्हारे एक अच्छा सीनियर फ्रेंड फाइनेंस धोखाधड़ी की जांच करने वाली
वाली टीम में काम करता है। वैसे सॉरी, मैं इतने समय से इंश्योरेंस को फाइनेंस कह रहा था। जो सुन के वो हैरान हो जाता है, क्या आपका क्या मतलब है, आप क्या पूछना चाहते हैं? सीजन कहता है ये कुछ नहीं, ये बस एक इंश्योरेंस धोखाधड़ी का मामला है जिसके बारे में मुझे पता लगाना था, तो मैं सोच रहा था कि तुम मुझे उसका नंबर दे दो। वो कहता आपको जो पहले कॉल आया था क्या वो उस बच्चे का था जिसे हमने डेवन हॉस्पिटल में देखा था? सीजन कहता क्या तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला, क्या तुम्हें इन्हें दूर से सुनाई दे गया? लेकिन तभी वो का चेहरा सीरियस हो जाता है। सीनियर प्लीज इसे ना करें। सीजन कहता तुम्हारा क्या मतलब है? वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी वो नॉर्मल होते हैं, कहता है ऐसा लगता है मैंने ज्यादा पी ली, मैं आपको उसका कॉन्टेक्ट नंबर सेंड कर दूंगा, चलिए जल्दी अंदर चले, पार्टी पूरे जोश पे है। सीजन कहता है नहीं नहीं, एक मिनट रुको, और वो उसे अपना क्रेडिट कार्ड देते हुए कहता है मैं स्टेशन वापस जा रहा हूँ, मेरे पैसों का ध्यान रखना और थोड़े बहुत मजे करने के बाद घर वापस चले जाना, दूसरे लोगों को भी अच्छी तरह से समझा देना। और वो वहाँ से निकल जाता है। जिसके जाते ही वो का चेहरा बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और वो अपना फोन उठा के किसी को कॉल करने लगता है। और वहाँ से आवाज आती है हम नेशनल पुलिस एजेंसी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से हैं। वो कहता मैं एक रिपोर्ट करना चाहता हूँ, मेरे एक साथी पुलिस ऑफिसर ने इलीगल पेमेंट ली है। जिसके बाद हम दूसरे दिन आगे को देखते हैं जो कि अपने फोन में किसी की फोटो देख रहा होता है। जिसके बाद हमें आगे एक बंदे का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उसके साथ का बंदा कहता है ये बहुत ज्यादा है, आगे हमेशा क्यों जीतता है? आगे कहता है तुम्हें और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। उसके साथ का बंदा कहता है ऐसा नहीं है कि आगे रोज आता है और कंप्यूटर से रेस लगाना बहुत बोरिंग है। आगे कहता है यहाँ कुछ गोस्ट मोड नाम का है, एक ऐसा मोड जहाँ मेरा गेम प्ले सेव हो जाएगा और तुम मेरे ना रहते हुए भी मुझसे रेस लगा सकते हो। इसके साथ प्रैक्टिस करो और अपनी स्किल बढ़ाओ, जब तुम इस गोस्ट मोड को हरा दोगे तो तुम्हारा रियल में मेरे साथ एक फाइनल मैच होगा। वो बंदा कहता बस इंतजार करो और देखो, आखिर में मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगा। आगे कहता आधे रास्ते में हार मत मान लेना, और वो जाने लगता है। उसके साथ का बंदा कहता क्या तुम जा रहे हो? आगे कहता हाँ, आंट के आने का समय हो गया है, ये काफी बुरा है, काफी अच्छा होता अगर हम पूरे दिन खेलते। आगे कहता कम से कम आंट के आने से पहले पढ़ाई करने का नाटक करो, वरना एक और लेक्चर के लिए तैयार रहना। वो बंदा कहता मैं समझ गया कैप्टन। जिसके बाद हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। वो बंदा कहता मैंने आखिरकार आगे के गोट को हरा दिया। लेकिन तभी वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ सभी की लाशें डली होती हैं और आकी भी एक सीरियस फेस के साथ खड़ा होता है। वो बंदा कहता मोम आपको क्या हुआ? तभी आकी अंदर जाने लगता है पर वो बंदा उसका हाथ पकड़ लेता है। आगे कहता पता लगाने की कोशिश मत करो, और वो बंदा रोने लगता है। आगे कहता तुम समझ नहीं पाओगे, लेकिन अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो खुद से ही आंसर ढूंढो, और जब तुम्हें आंसर मिल जाए तब मुझे ढूंढने आना। और वो उसे छोड़ के वहाँ से चला जाता है। अब हमें यहाँ थोड़ी सी पास्ट की मिस्टेक दिखाई गई है जो कि हमें आगे चल के पता चलेंगी। जिसके बाद हम दोबारा आगे को देखते हैं जिसके पास बॉस आ गया था। बॉस कहता आगे का चीजें तैयार हैं। बॉस कहता आगे का चीजें तैयार हैं। आगे कहता हाँ वैसे बॉस क्या तुमने पुलिस से पूछताछ की? बॉस कहता हाँ वो। जिसके बाद हम पुलिस स्टेशन में सेजुन को देखते हैं जो कि आराम से सो रहा था। तभी उसे कोई जगाने लगता है। सेजुन जागते हुए कहता क्या क्या हो गया, और उसके सामने इंटरनल अफेयर्स के दो बंदे होते हैं। सेजुन कहता है इंटरनल अफेयर्स आके तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो बंदा कहता हमें एक टिप मिली है कि आपके पास इलीगल पेमेंट है। सेजुन कहता क्या ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? लेकिन वो बंदा उसकी डेस्क की तरफ देखने लगकर उसे खोल लेता है जिसमें उन्हें एक पासबुक मिलती है जो देखिए सेजुन भी हैरान हो जाता आखिर ये क्या है। वो बंदा पासबुक को देखे सीरियस हो जाता है। वो बंदा कहता हमने पुष्टि कर ली है, डिटेक्टिव सेजुन के अकाउंट में इलीगल पेमेंट जमा की गई है, आपको हमारे साथ पुलिस हेडक्वार्टर आना होगा। जो देखिए सेजुन काफी शौक होता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी वहाँ वो भी आ जाता है जो कि छिपके सब देख रहा था। जिसके बाद हम दोबारा बॉस को देखते हैं। आज सुबह हमारी खबरी का फोन आया, उसने कहा कि उसने इसे संभाल लिया है। आगे कहता बहुत अच्छे, ऐसा लगता है ढोन का पुलिस के साथ कुछ करने का विचार था, उसके लिए बहुत बुरा हुआ। अब आखिर तुम क्या करोगे ढोन के बेटे? और मुझसे मिलने जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद हम ली को देखते हैं जो कि उनका इंतजार कर रहा था और टाइम भी हो गया था। तभी उससे एक बंदा आके टकरा जाता है जिससे उस बंदी का सामान फैल जाता है। ली कहता मुझे माफ करना, और वो उसका सामान उठाने में उसकी मदद करने लगता है। वो बंदा कहता है नहीं कोई बात नहीं, मैं तो जो तुमसे टकरा गया इसलिए मुझे माफ करना। लेकिन तभी ली कुछ देख के हैरान हो जाता है। वहाँ एक नोट होता है जिसमें लिखा होता है डोन के बेटे बस स्टॉप में व्हाइट स्टार एक्स वैन में जाके बैठो। और वो बंदा अपना सामान लेके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ली भी बाहर आ जाता है जहाँ उसे एक व्हाइट वैन मिलती है जिसके नंबर को ली देख लेता है। तभी बॉस कहता है अंदर चलो, और वो ली को वैन के अंदर बैठा के गेट को बंद कर देता है। बॉस कहता फोन अपना फोन यहाँ दो, और ली अपना फोन उसे देने लगता है लेकिन वो उसे गिरा देता है जो कि सीट के अंदर चला जाता है। जैसे कि बॉस निकालने लगता है धत्तेरे की। यहाँ ली एक दूसरा फोन निकाल के उसमें वैन का नंबर डाल के किसी को सेंड कर देता है और फोन को अपनी सीट के पीछे छिपा देता है। तभी बॉस को भी फोन मिल जाता है। ये क्या बकवास है, तो हमारे आदमी का फोन है, जल्दी करो अपना फोन दो। ली कहता है जैसा कि तुम देख सकते हो मैं बहुत गरीब हूँ, भला मेरे पास कोई फोन कैसे हो सकता है। तभी वैन का गेट खुल जाता है और वही बंदा सामने होता है जो कि ली से टकराया था, जो कि अगी होता है। हेलो हम दोबारा मिल गए बॉस, तो फिर हम चले। और बॉस गाड़ी चला के उन्हें कहीं ले जाने लगता है। आके कहता तो फिर ठीक है क्या हम इंटरव्यू शुरू करें, और वो एक गन निकाल लेता है। लेकिन ली को उस गन को देख के कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे कहता क्या तुम्हें लगता है ये एक टॉय गन है, और उसे लोड करके ली की बाजू वाली सीट में फायर कर देता है। लेकिन ये देखने के बाद भी ली को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसे देख के आकी जोरों से हंसने लगता है। आखिरकार में सही था, तुम भी मेरे जैसे हो एक मॉन्स्टर। आगे कहता मैं जानता हूँ तुम ऑर्गेनाइजेशन में क्यों शामिल होना चाहते हो, तुम बदला चाहते हो अपने मदर फादर के मर्डर का। ली कहता तो तुम लोगों ने ही मेरे फादर को मारा था। आगे हंसते हुए कहता क्या तुम्हें पता नहीं था, वो कार एक्सीडेंट केवल यूं ही नहीं हुआ, इसका मतलब वो आदमी वो सब हमारे प्लान का हिस्सा था। ली कहता क्या तुम लोगों ने इंश्योरेंस धोखाधड़ी के बारे में किसी को पता न चले इसलिए तुमने मेरे फादर को मार दिया था। आगे कहता
खैर उसे चुप करना भी इसका हिस्सा था। लेकिन तुम्हारे फादर भी मिनरल्स माइनिंग में काम के थे, मतलब उनका भी इनके पास एक कॉन्टैक्ट था जिसे मानने से भी ना पैसा मिला होगा। मतलब एक तीर में दो शिकार वाला काम। अभी कहता तुम गुस्से में क्यों हो? वैसे भी शायद तुम अपने फादर को मारना चाहते थे, उसके तुम्हें इतनी बुरी तरह से मारने के बाद तुम भी उसे मारना चाहते रहे होगे। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मुझे तुमसे और तुम्हारी फैमिली से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी फैमिली ने पैसा बनाया और केवल मेरे टारगेट में आ गए। ये हाली बिना कुछ कहे उसकी बातों को सुन रहा होता है। आगे कहता क्या तुम कुछ और दिलचस्प जानना चाहते हो? असल में मैंने खुद से कुछ नहीं किया, मैंने केवल चाकूनुमा पैसा उन लोगों को दे दिया जिन्हें इसकी जरूरत थी, और उन्होंने मेरे लिए सारे काम किए। और हम देखते हैं कि नहीं किसी की मदद से अपने दोस्त की फैमिली को मरवाया था। आगे कहता तुम्हारे फादर के साथ भी ऐसा ही था। तो ये सुनकर तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम्हारा एपिनेफ्रिन बढ़ गया? वैसे ये एक तरह का हार्मोन होता है जो कि गुस्सा, जोश और डर में निकलता है। आगे कहता क्या तुम उस मास्टरमाइंड को मारना चाहते हो जिसने पैसे के लिए तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया? और वो उसके सिर पर गन रखते हुए कहता पर तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम वैसे ही फंस चुके हो और केवल दया की हालत में हो, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ली उसकी बातें सुन के हंसने लगता है, जो देख के अकी को कुछ भी समझ नहीं आता। ली कहता बदला? क्या तुम्हें लगता है मैं यहाँ बदले के लिए आया हूँ? तुमने कहा कि मैं और तुम एक जैसे हैं, ये सही है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मरता है कौन जीता है, चाहे वो मेरे मदर फादर या कोई और हो। क्या तुम कुछ जानना चाहते हो? मैं ही वो इंसान हूँ जिसने तुम्हारे इंश्योरेंस मर्डर को पूरा किया, क्योंकि मैंने फादर की सीट बेल्ट खोल दी थी, जिससे वो एक्सीडेंट होने के तुरंत बाद मर गए। जो सुन के अकी हैरान हो जाता है। क्या? ली कहता मैं बस खेलना चाहता था, लेकिन अकी को कुछ भी समझ नहीं आता। वो काफी कंफ्यूज होता है। ली कहता मैं बस तुम्हें पकड़ना चाहता था और देखो जहाँ मैं हूँ वही तुम हो। मैं बस तुम्हारे साथ एक फाइनल मैच करना चाहता था, देखने के लिए कि असली विनर कौन है। जो सुन के अकी अपने दोस्त की बात को याद करने लगता है, जहाँ अकी ने कहा था जब तुम गोस्ट मोड में जीत जाओगे तब तुम्हारा मेरे साथ एक फाइनल मैच होगा। उसका दोस्त कहता बस इंतजार करो, देखो मैं तुम्हें हरा दूंगा। जो याद करके अकी कुछ सोचने लगता है और फिर हंसने लगता है। अकी कहता कमीने तेरी बकवास करने की एबिलिटी ही मुझे तुझे जॉब पर रखने के लिए मजबूर कर रही है। काश मुझे पता ना होता कि तुम्हारे पास कोई प्लान भी है। जिसे देख के लिए शौक होता है। तभी अकी जोर से हंसने लगता है। बेब को मुझे पहले से ही पता है तुम पुलिस का इस्तेमाल करके कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब तुम कुछ नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारी बेवकूफ चालों को पहले ही कुचल दिया है, अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। अब चुपचाप अपने मदर फादर के पास चले जाओ। तभी बॉस कहता कि वो अभी हमारे पीछे पुलिस लगी है। जो देख के कि हैरान होता है, क्या तुम क्या बात कर रहे हो? यहाँ पुलिस उनका पीछा कर रही होती है और उन्हें रोकने के लिए कह रही होती है। और उनके साथ होते हैं प्रोफेसर किम, जिसके बाद हम पिछली रात का सीन देखते हैं जब प्रोफेसर किम ने ली को कॉल की थी। प्रोफेसर कहते हैं हायाको क्या मैं तुम्हें एनी टाइम कॉल करके डिस्टर्ब कर रहा हूँ? हायाको कहता है नहीं मैं जाग रहा था। और प्रोफेसर उससे उसके खाने और हेल्थ के बारे में पूछने लगते हैं। ली कहता है प्रोफेसर मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। प्रोफेसर कहते हैं बिल्कुल इसके बारे में चिंता मत करो, तुम्हें क्या चाहिए? क्या कोई बात है? क्या तुम्हें कुछ हुआ है? और ली उन्हें बताने लगता है, जो सुन के प्रोफेसर शॉक हो जाते हैं। ली कहते हैं मेरी मदर फादर के डेथ के बारे में, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था। मैंने कहा था ना कि वो कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं थे, मैं कल उन मौत से जुड़े किसी व्यक्ति से मिलने वाला हूँ। प्रोफेसर कहते तुम क्या कह रहे हो? क्या ये खतरनाक नहीं होगा यदि तुम अभी पुलिस में रिपोर्ट करते हो? लेकिन ली मना कर देता, आप मुझ पर भरोसा करते हैं ना, कल आपको किडनैपिंग की रिपोर्ट करानी होगी, उसे पकड़ने का यही एकमात्र तरीका है। जो सुन के प्रोफेसर किम कुछ सोचने लगते हैं। ली कहता ये फोन जो आपने मुझे दिया है ये बच्चों का फोन है, इसमें जीपीएस ट्रैकर है। प्रोफेसर कहते हैं हाँ आजकल बच्चों के फोन इसी तरह काम करते हैं। ली कहता है ठीक है कल इस फोन को पुलिस को ट्रैक करने के लिए कहिए। प्रोफेसर कहते हैं हायाको क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? ली कहता प्रोफेसर मैं इस तरह की रिक्वेस्ट करने के लिए बहुत माफी चाहता हूँ, लेकिन जब तक मैं इस होमवर्क को नहीं कर लेता मैं आगे नहीं बढ़ सकता। प्रोफेसर प्लीज। और प्रोफेसर भी उसकी बात को मान जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ली ने जो बैंक का नंबर सेंड किया था वो प्रोफेसर को सेंड किया था। प्रोफेसर सोचते हैं मैं सिन्हायाको के मैसेज की मदद से भी कल को ट्रैक कर सकता था, लेकिन उसने केवल एक ही टेक्स्ट किया, शायद वो फोन भी नहीं कर सकता। पता नहीं आखिर वो अंदर कैसा होगा। तभी उनकी बैंक से गोली चलने की आवाज आती है, जो सुन के प्रोफेसर डर जाते हैं। हायाको ऑफिसर जल्दी करो। यहाँ आके अपने पीछे पुलिस को देख के बहुत हैरान होता है और पुलिस लगातार उनकी गाड़ी को रोकने के लिए कह रही होती है, जिससे आगे का ध्यान भटक जाता है और ली मौके का फायदा उठा के उसकी गन के हाथ को पकड़ लेता है, जिससे गन से गोली चल जाती है। और यही आवाज प्रोफेसर ने कुछ देर पहले सुनी थी। यहाँ आके अपने हाथ को ली से छुड़ा रहा होता है। कमीने छोड़। ली कहता है इतनी दूरी में हाथ गन से तेज होते हैं और वो अपने हाथों का यूज करके आके की आंखों पर अटैक कर देता है, जिससे गन दोबारा चल जाती है। तभी ली अपने सिर का इस्तेमाल करके उसके फेस पर मार देता है, जिससे आकी के मुंह से खून निकलने लगता है और बॉस उनकी तरफ देखने लगता है। लेकिन तभी उनके सामने एक कार आ जाती है, जिससे बचने के चक्कर में उनकी बहन अनबैलेंस हो जाती है। यहाँ आकी जैसे तैसे अपनी आंखों को खोल के ली पर फायर कर देता है, लेकिन ली उसकी गोली से बच जाता है। उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपनी जैकेट को उसकी तरफ फेंक देता है, जिसे आकी ली समझ के शूट करने लगता है और उसकी गोली रेड के जैकेट से निकल के बॉस के कंधे में लग जाती है, जिससे बॉस डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तभी आकी कहता है बॉस सामने देखो, और उनकी गाड़ी टकराने वाली होती है और बॉस उसे बचाने लगता है, लेकिन तब भी उनकी गाड़ी नीचे गिर जाती है और ढलान से चलती हुई नीचे आके गिर जाती है, जिसे कि ऊपर से पुलिस और बाकी लोग भी देख रहे होते हैं। एक ऑफिसर कहता है जल्दी से 119 को कॉल करो, हमें जल्दी से नीचे जाना होगा। यहाँ प्रोफेसर भी काफी डर गए होते हैं सिन्हाया को, जिसके बाद हम बैंक के अंदर देखते हैं जहाँ आकी को काफी चोट आई होती है। आकी कहता धत तेरे की ये दर्द कर रहा है। तभी ली उसके सिर पर उसी की गन को रख देता है। ली कहता मुझे सब कुछ याद है, वो दिन जब मेरी मॉम की डेथ हुई थी तुम कमीनों ने क्या किया। जिसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ उसकी मॉम ली को ढूंढ रही होती है और कुछ बंदों ने उसे पकड़ के रखा होता है। वो बंदा
बंदा कहता है तुम्हारी मॉम वहाँ पर है, तुम उसे जल्दी से कॉल क्यों नहीं कर रहे? अगर तुम अपनी मॉम को कॉल नहीं करोगे तो तुम्हारी बहन खतरे में पड़ जाएगी। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें उसकी फोटो दोबारा दिखाऊं? और ली अपनी मॉम को बुलाने लगता है। जैसे कि ली की मॉम देख लेती है हया को और वो उसे उन बंदों के साथ देख के जल्दी से उसकी तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन तभी एक कार आकर उन्हें टक्कर मार देती है, जो देख के ली डर जाता है और उनके पास जाने लगता है। ली कहता है मॉम मॉम क्या आप ठीक है? मुझे माफ कर दें। ली की मॉम कहती है हया को ध्यान से सुनो, वो जगह जहाँ तुम्हारी बहन है, और वो उसे उस जगह का नाम बता के डेड हो जाती है। ली कहता है बिल्कुल मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। आगे कहता आखिरकार ये बदला ही है। और तभी ली की आंखें पूरी तरह ब्लैक हो जाती हैं और वो उसे फायर कर देता है, जिसका खून उसके पूरे फेस पे आ जाता है। लेकिन तभी ली को होश आ जाता है। ली सोचता है वो क्या था, मुझे विश्वास था, मैंने इसे मार दिया था। आखिर अभी वो सीन क्या था? क्या वो एक इल्यूजन था? तभी आकी हंसी लगता है, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए एक भविष्यवाणी करूं? आखिर में तुम कभी भी एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी नहीं जी पाओगे। तुम्हारे अंदर की वो खाली जगह तुम्हें खा जाएगी, भले ही तुम इसे कितना भी भरना चाहो। आखिर में तुम उसके सामने झुक जाओगे और पूरी तरह बुराई से भर जाओगे, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो तुम्हें जिंदा महसूस कराएगी। मेरी तरह तुम्हारी तरह जो तुमने अपने पेरेंट्स के साथ किया, तुम आखिर में अपनी छोटी बहन को भी मार दोगे, जिसे तुम खुद से भी ज्यादा प्यार करते थे। तभी ली उसकी बात को सुन के हंसने लगता है। आगे बढ़ो और अपने मुंह को इसी तरह चलाते रहो। तभी जैसे तैसे बॉस वहां आ जाता है। बॉस कहता है जिस टाइम तुम टिका दबाओगे तुम भी मारे जाओगे। जो सुन के ली उसकी बात को सुनने लगता है। पर तभी वहाँ पुलिस के सायरन बजने लगते हैं। वहाँ बहुत सारी पुलिस की कार आ गई होती है। ऑफिसर कहता है जल्दी करो, कार के अंदर देखो, ऐसा लगता है उनके पास गन है, सावधान रहना। तभी वो लोग कुछ देख के हैरान हो जाते हैं। सभी लोग वहाँ देखो और प्रोफेसर किम्मी ये देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ली कार के ऊपर से बाहर आ रहा होता है। प्रोफेसर कहते हैं उसे बचाओ, वो सिर्फ हयाकू है। और पुलिस और प्रोफेसर उसके पास चले जाते हैं। प्रोफेसर कहते हैं हयाकू क्या तुम ठीक हो? ली कहता है प्रोफेसर हाँ मैं ठीक हूँ। तभी एक पुलिसमैन कहता है ऑफिसर क्या आपको कोई स्मेल नहीं आ रही? उसके साथ का बंदा कहता है स्मेल? आखिर कौन सी स्मेल? तभी वो भी हैरान हो जाता है और चिल्लाने लगता है सभी लोग पीछे हो जाओ। और तभी गाड़ी ब्लास्ट कर जाती है, लेकिन वो सही बच जाते हैं। यहाँ ली उस ब्लास्ट को देख के सोच रहा होता है नॉर्मली पॉकेट पिस्टल में 6 बुलेट्स होती है। जब मैंने उसे शूट किया तब सारी बुलेट पहले ही खत्म हो चुकी थी, इसीलिए गन चल ही नहीं पाई। पर ये सच है कि मैंने उसे मारने की कोशिश की, भले ही वो एक इल्यूजन था, लेकिन ये सच है कि मैंने उसे मारने की कोशिश की, एक मर्डरर। और वो आगे की बात को याद करने लगता है। तुम आखिर में अपनी छोटी बहन को भी मार दोगे जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। मेरा गला खुजला रहा है। एक प्यासी जगह मैंने भी उसे महसूस किया, उस प्यास को बुझाने की इच्छा, और उसके अंत में बुराई की खाई। तभी ली कहता है मिस्टर प्रोफेसर क्या आपका मुझे गोद लेने का ऑफर अभी भी है? प्रोफेसर कहते हैं बिल्कुल, लेकिन तुमने अचानक अपने विचार को बदल क्यों लिया? ली कहता है इस पूरे समय में अपने पास्ट को लेकर जुनूनी हो गया था। मेरे पेरेंट्स की डेथ जिस मिस्टेक को मैं सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन अब मेरे पास फ्यूचर को लेके एक गोल है। प्रोफेसर कहते हैं गोल आखिर वो क्या है? ली कहता हाँ मैं प्रोफाइलर बनूंगा। वैसे प्रोफाइलर का मतलब है एक ऐसा इंसान जिसके पास काफी सारी चीजों का नॉलेज होता है और वो छोटी छोटी चीजों को देख के क्रिमिनल का पता लगाता है। ली सोचता है अगर मेरा असली स्वभाव बुराई से भरना है जैसा उसने कहा, फिर मैं उन बुराई का शिकार करने और उनका सामना करने के लिए एक प्रोफाइलर बन जाऊंगा और मैं खुद ही पता लगा लूंगा कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ या फिर नहीं। और जब मैं ये साबित कर लूंगा मैं एक मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं तब हेजुन को ढूंढूंगा। जिसके बारे में राइटर बताता है ली इस बारे में नहीं जानता था कि उसकी ये चॉइस असल में हेजुन को खतरे में डाल देगी, और जब उसे ये पता चलेगा तब काफी टाइम निकल चुका होगा। जिसके बाद हम 15 साल बाद इन्वेस्टिगेशन यूनिट प्रोफाइलर टीम को देखते हैं। एक बंदा कहता है टीम लीडर हे भगवान ये क्या है? इसके पास केवल बेसिक हाई स्कूल सर्टिफिकेट है और इसने क्रिमिनल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री ले रखी है, और उसके पास किसी भी तरह की पुलिस या डिटेक्टिव ट्रेनिंग नहीं है और उसे एक एक्सपीरियंस डिटेक्टिव बनाया जा रहा है। इसकी उम्र भी काफी कम है और इसे स्पेशल टेस्ट से चुना गया। ये सब क्या है? लीडर कहते हैं मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसने इसका इंटरव्यू लिया है। वो बंदा कहता है मेरा मतलब इतने अच्छे चेहरे के साथ उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही जाना चाहिए। क्या होगा उसे लगता हो प्रोफाइलिंग किसी तरह का डिटेक्टिव गेम हो और आप चाहते हो मैं इस बच्चे का इंचार्ज बनूं। लीडर कहते हैं क्या तुम चाहते हो मैं उसका इंचार्ज बनूं? कंप्लेन करना बंद करो, ये पहले ही डिसाइड हो गया है। वो बंदा कहता नहीं आप इस बारे में जानते हैं, हमारे प्रोफाइलर जिनके पास पुलिस ट्रेनिंग और फील्ड एक्सपीरियंस दोनों है वो भी यहाँ पे बड़ी मुश्किल से ही टिके हैं, ऐसे में एक इस तरह का बच्चा होना। लीडर कहता है तुमने बहुत बात कर ली, अगर तुमने इस बार इस नौसिखे को भगा दिया मैं तुम्हें इतना काम दूंगा कि तुम घर भी नहीं जा पाओगे, इसीलिए उसे यहाँ रोकने के लिए जो भी करना पड़े करो। वो बंदा कहता ठीक है टीम लीडर मैं समझ गया। लीडर कहता मैं बॉस से मिलने जा रहा हूँ, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, तुम जितना फ्रेंडली और पॉजिटिव बन सकते हो न बनने की कोशिश करो, अपना चेहरा थोड़ा ढीला करो और मुस्कुराओ। जिसके बाद वो बंदा वहाँ से चला जाता है। दत्त तेरे की अब मैं और कुछ नहीं जानता, और वो अपनी डेस्क खोल के अपने रिजाइन करने की लेटर को देखने लगता है। लेकिन तभी वहाँ कोई आ जाता है जिससे वो डर जाता है। अब आखिर तुम कौन हो? वो बंदा कहता मैं स्पेशल भर्ती के माध्यम से आया नया प्रोफाइलर हूँ और मेरा नाम है लीसिन हयाको। जिसे देख के वो बंदा हैरान हो जाता है और ली को देखता ही रहता है। लेकिन वो बंदा खुद को समझते हुए कहता है तुम तो सच में हैंडसम हो, मेरा नाम है क्योंग चान। ली कहता है धन्यवाद आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्योंग चान कहता है ऑफिस थोड़ा खाली है ना क्योंकि सभी लोग ड्यूटी पे गए हैं। वो कहाँ है? हाँ ये है तुम्हारी जगह, ये बस थोड़ी सी गंदी है लेकिन तुम आराम से काम कर सकते हो। वैसे क्या मैं तुमसे फॉर्मली बातचीत कर सकता हूँ? ली कहता है बिल्कुल, आप क्या पूछना चाहते हैं? क्योंग चान कहता है क्या ये तुम्हारा कॉर्पोरेट लाइफ में पहली बार है? ली कहता है हाँ मैंने इससे पहले पार्ट टाइम जॉब ही की है। जो सुन के क्योंग चान हैरान हो जाता है क्या इसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, और वो सोचने लगता है मैं पहले से ही ना
ज्यादा बिजी हूँ, पर उन्होंने इस हैंडसम लेकिन बेकार इंसान को मेरे साथ छोड़ दिया। और वो कहता है मैं तुम्हें आसान भाषा में समझा देता हूँ कि हम क्या करते हैं। हम किसी किए गए केस को दोबारा समझते हैं और जगह से मिले एविडेंस से ये पता लगाते हैं कि असली सस्पेक्ट कौन है, और फिर फॉरेंसिक एनालिसिस करते हैं और फिर आगे की जांच किस तरह होनी है उस पर सुझाव देते हैं। तुम इसे कह सकते हो कि ये एक तरह का इन्वेस्टिगेशन सुझाव है। और वो उसे एक फाइल लेके कहता है चलो तुम इसे ट्राई करो, इस फाइल को ध्यान से देखो और अपना सुझाव दो। ली कहता मैं समझ गया और उस फाइल को लेके बैठ जाता है। क्योंग चांग कहता अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लेना। ली कहता आपका धन्यवाद और वो फाइल को देखने लगता है। तभी क्योंग चांग को एक कॉल आ जाता है। हेलो डिटेक्टिव टीम, ये मैं हूँ। हाँ, उस फुटप्रिंट के बारे में क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वो 3 साल पुराने मॉडल के जूते के हैं? ये वाली फाइल को बड़े ध्यान से देख रहा होता है और उसे एनालाइज करने लगता है। कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं, ना ही फुटप्रिंट मिला और ना ही कोई डीएनए। घटना का समय 3 बजे माना जा रहा है। वहाँ 260 mm के साइज के खून के जूते के निशान मिले। माना जा रहा है कि ये कल्प्रेट के हैं। गर्दन पे चाकू से वार किया गया था। जबड़े में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी और सिर के आगे के हिस्से में खून जमा पाया गया। विक्टिम के शरीर में कोई डिफेंस मार्क नहीं मिले, मतलब वो अपना डिफेंस नहीं कर पाई। साथ ही उसके आईब्रो में भी चोट पाई गई। मर्डर का वेपन शायद स्टैक चाकू है या फिर वैसा ही कोई हथियार, और केवल एक ही चीज गायब थी, विक्टिम का बैग। यह क्योंग चांग सोच रहा होता है क्या उसे लगता है कि केवल घूरने से सस्पेक्ट मिल जाएगा। जिसके बाद हम ली को देखते हैं जिसकी पूरी आंखें ब्लैक हो जाती है और वो क्राइम सीन को इमेजिन करने लगता है। हम देखते हैं कि इंसान शॉप का गेट खोल के अंदर चला जाता है, जिसे देख के वहाँ काम कर रही लड़की खुश हो जाती है। यहाँ वो बंदा एक टेबल में आके बैठ जाता है। लड़की कहती है आपका स्वागत है, आप क्या लेना पसंद करेंगे? वो बंदा कहता है मैं कुछ समय बाद ऑर्डर करूंगा। लड़की कहती है ठीक है और वहाँ से जाने लगती है। जिसे जाता देख बंदे को मौका मिल जाता है और उस पर चाकू से अटैक कर देता है, लेकिन लड़की उसके अटैक को डॉज कर लेती है। वो अटैक उसकी आईब्रो को छू के निकल जाता है। लड़की कहती है तुम क्या कर रहे हो, लेकिन वो बंदा उस पर दोबारा अटैक कर देता है, उसके गले पे चाकू मार देता है, जिससे लड़की को बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है और वो बचने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी बंदा उसके सिर पर पैर से अटैक करने लगता है। मर जाओ, जल्दी करो और मर जाओ। और कुछ हिट के बाद लड़की खत्म हो जाती है। वो बंदा काउंटर को देखते हुए कहता है इस काम में काफी ज्यादा समय लग गया। तभी उसे एक बैग दिखता है और वो उसे उठा के वहाँ से निकलने लगता है। पर तभी कोई उसे रोक लेता है, जिसकी तरफ ली बड़े ही गुस्से से देखने लगता है। लेकिन ये क्यों चान होता है जिसने उसे डिस्टर्ब कर दिया था, और वो ली के चेहरे को देख के बहुत बुरी तरह डर जाता है। ली नॉर्मल होते हुए कहता है क्या आपको कुछ काम है, लेकिन उसे देख के क्यों चान की हालत काफी खराब होती है और वो सोचने लगता है कुछ समय पहले वो बिल्कुल एक किलर की तरह लग रहा था। क्यों चान कहता है इसे देखने के बाद तुम्हें क्या लगता है? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे तुम रेत में किसी सुई को ढूंढ रहे हो। अगर तुमसे गलती हो जाए तब भी कोई बात नहीं, तो मुझे बताओ इसके बारे में तुम्हें क्या लगता है? और वो सोचने लगता है चलो कोशिश करके देखो। प्रोफाइलर असल में कोई ड्रामा या मूवी का कैरेक्टर नहीं है। तभी ली कहना शुरू करता है मेरी राय में कल्प्रिट ने एक ऐसी सीट को चुना जहाँ से सब कुछ आसानी से देखा जा सके, और विक्टिम के साथ उसने केवल कुछ शब्दों की बातचीत की। हम मर्डर के बाद वैल्यूएबल चीजें चुराने की घटना देख सकते हैं। मर्डर के बाद वैल्यूएबल चीजें चुराना ये दिखाता है कि कल्प्रिट में कॉन्फिडेंस की कमी थी और वो बात करके विक्टिम को काबू नहीं कर सकता था। क्योंग चॉन कहता है सही है, ये कोई फिल्म की तरह नहीं है। तभी ली कहता है 260 के साइज के जूते के निशान देखकर कल्प्रिट की लंबाई 160 से 170 सेंटीमीटर होगी। उसकी बोली उसके बिहेवियर से लगता है कि उसे परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स और इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। पहला हमला फेल हो गया, इसका मतलब कल्प्रिट अच्छी तरह हथियार चलाना नहीं जानता। दूसरा हमला करने के बाद भी विक्टिम तुरंत नहीं मरा, इसीलिए उसने उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल किया। जो सुन के क्योंग चान के पूरे होश उड़े होते हैं। ली कहता है उसकी उम्र की बात करें तो मुझे वो अपने 30 से 40 के बीच में होगा। मेरा मानना है उसका एजुकेशन का लेवल हाई स्कूल तक होगा और इसके बहुत चांस है कि वो बेरोजगार हो या उसका काम ऐसी जगह हो जहाँ लोगों से ज्यादा बातचीत करने की जरूरत ना हो। जो लोग उसे जानते हैं वो उसे शांत स्वभाव का व्यक्ति कहेंगे। इसके काफी चांस है कि उसने पहले भी चोरी की हो। क्योंग चान कहता है कि ऐसा हो सकता है कि कल्प्रिट कैफे ओनर का पहचान का व्यक्ति हो। ली कहता है नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे कल्प्रिट बातचीत को ही टेंशन मानते हैं, इसीलिए वो ऐसे विक्टिम चुनते हैं जिनसे उन्हें कम बात करनी पड़े। अगर हम उसे नहीं पकड़ेंगे तो दूसरा क्राइम होने के बहुत ज्यादा चांस है। और ली की बात सुन के क्योंग चान बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है क्या तुम मुझसे कहना चाहते हो जिस मामले को जेसिक सीनियर ने 6 महीने घटना स्थल पर जाने के बाद भी सुलझाने में संघर्ष किया, इस आदमी ने उसे कुछ ही मिनट में सॉल्व कर दिया? क्या तुम मजाक कर रहे हो? आखिर ये नौसिखिया बच्चा कौन है? क्योंग चान एक और फाइल रखकर कहता है इसे भी सॉल्व कर दिखाओ। ली उस फाइल को देखता है और फिर क्योंग चान को देखने लगता है। क्योंग चान कहता है क्या वो मुझे इस तरह क्यों देख रहा है, मुझे शर्म आ रही है। ली फाइल को देख के कहता है ऐसा लगता है सीन में काफी बदलाव किए गए हैं। मेरी राय में इसके बहुत चांस है कि कल्प्रिट बहुत पढ़ा लिखा है और केमिस्ट्री का जानकार है, उसके पास कम से कम मास्टर डिग्री है। जो सुन के क्योंग चान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है आखिर ये क्या है। उसने तुरंत पता लगा लिया कि क्राइम सीन में बदलाव किए गए थे जो कि फॉरेंसिक टीम के नए बंदे के कारण हुए थे, और उसने ये भी पता लगा लिया कि कल्प्रिट में केमिस्ट्री पढ़ी है। तभी वहाँ टीम लीडर जाते हैं जो कि उस पर चिल्लाने लगते हैं क्यों चानी तुम क्या कर रहे हो, और वो उस फाइल की तरफ देखते हैं जिसे कि ली देख रहा होता है। तभी ली उसे ग्रीट करते हुए कहता आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम लीसन हयाकू है। लीडर कहते तुम तो सच में काफी हैंडसम हो, तुम्हारे आने से ऑफिस भरा भरा लगने लगा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं इस स्टेशन का लीडर जीवन चांगयून हूँ। ली कहते जी मैं आपके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हूँ। लीडर कहते तुम्हारे हाथ काफी गर्म है,
जो सुन के ली कुछ याद करने लगता है। तभी लीडर कहता है तुम क्यों चान मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ काम है। और वो उसे कहीं ले जाने लगते हैं। और तुम नए लड़के तुम आराम से कॉफी एंजॉय करो। ये जगह भले ही दिखने में थोड़ी खराब हो लेकिन ये डरावनी नहीं है, इसीलिए यहाँ से मत भागना, इसे बिल्कुल अपने घर की तरह समझो। ली कहता जी मैं समझ गया। जिसके बाद हम लंच रूम में लीडर और क्यों चान को देखते हैं। लीडर कहता क्या तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हें उस नए लड़के की जिम्मेदारी सौंप दी जबकि तुम्हारे पास इतना सारा काम है। क्यों चान कहता नहीं ऐसी बात नहीं है। लीडर कहता पर तब भी पागल चीजों को करने का एक तरीका होता है। तुमने और जिस ने जिन केस पर इतनी मेहनत से काम किया तुम इतना टफ केस उसे कैसे दे सकते हो। अगर तुम उसे इतना बड़ा काम दोगे और वो डर के भाग गया तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लोगे। क्यों चान कहते नहीं लीडर ऐसा नहीं है। लीडर कहता खैर जाने दो, हमने उसे यूनिट वन में भेजने का फैसला किया है। जो सुन के क्यों चान हैरान हो जाता है क्या सच में। लीडर कहता मैं भी थोड़ी देर पहले इसी बारे में चीफ से चर्चा कर रहा था क्योंकि तुम्हारे पास एक नया बंदा होने की बजाय एक एक्सपीरियंस बंदा होना काफी अच्छा होगा। इसके अलावा यूनिट वन काफी फेमस है, उसमें केवल पागल और सन के लोग भरे पड़े हैं। हो सकता है उसे वहाँ ढलने में थोड़ी दिक्कत हो लेकिन वो इसे मैनेज कर लेगा। क्या तुम जानते हो कहा जाता है जो बच्चा जितना प्यारा होता है उसे पालने में उतनी ही सख्ती बरतनी पड़ती है। यहाँ क्योंकि सोच रहा होता है रुको क्या उसने अभी इसी चीज के लिए मुझे नहीं डांटा था क्योंकि मैंने उसे एक डिफिकल्ट केस दिया था और अब वो चाहता है कि वो यूनिट वन में जाए। लीडर कहता है खैर हम आसामी उसे भेज रहे हैं इसीलिए उसे भेजने से पहले कम से कम कुछ खिला देना। खैर उसे बिना किसी कारण के डराना मत। खैर मुझे एक लेक्चर देना है तो मैं चलता हूँ। क्यों चान कहता है क्या बस इतना ही। क्या सच में वो बस वही बात कहता है जो वो चाहता है। जिसके बाद हम दोबारा ली को देखते हैं जो कि एक फाइल को देख रहा होता है। तभी वहाँ क्यों चान आ जाता है। यहाँ कितनी ज्यादा लाइट है, आखिर दिन में किसने लाइट चालू की है। ली कहता सर आप वापिस आ गए। क्यों चान कहता है तुम्हें काम की बजाय आराम कर लेना चाहिए था। ली कहता कोई बात नहीं, वैसे सीनियर क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। क्यों चान कहता हाँ क्या कुछ गड़बड़ है। ली कहता ये केस क्या ये सभी पहले ही सॉल्व हो चुके हैं। क्यों चान कहता हाँ कॉपी ऑफ मर्डर केस में एक दूसरा विक्टिम भी है जैसा तुमने कहा था। और ली सोचने लगता है मर्डर की लोकेशन 5 किलोमीटर के अंदर थी। वो लगातार एक पैटर्न में क्राइम कर रहा था मानो कि वो अपने एरिया में ही विक्टिम ढूंढ रहा था। तभी क्यों चान कहता है दूसरा मर्डर पहले मर्डर से 3 किलोमीटर दूर हुआ था। विक्टिम एक कैफे में बेड थे। किलर ने कैफे में आते समय एक कॉफी मंगाई और फिर उसे स्टैप कर दिया। तो मैं क्या लगता है उसने क्या किया होगा। ली कहता है उसने उसकी कीमती चीजें चुरा ली होंगी और उसका मर्डर करने के तुरंत बाद भाग गया होगा। क्यों चान कहता है बिल्कुल सही, 2 लोगों का मर्डर हुआ फिर भी उसने कुल मिलाकर 3.5 लाख बोनी चुराए। उसने कहा कि उसे उसकी फैक्ट्री जॉब से निकाल दिया गया था और उसे पैसों की जरूरत थी, कितना बेकार है ना। और वो ली को देख के सोचने लगता है अगर उसकी स्किल किस्मत से नहीं है तो ये वही टैलेंट है जिसकी हमारी टीम को अभी जरूरत है। लेकिन उसे इस तरह से यहाँ से भेजना कहीं उल्टा न पड़ जाए। तभी वो ली को बुलाते हैं, मेरी बात को गलत मत समझना और ध्यान से सुनना। और वो ली को उसके ट्रांसफर के बारे में बता देता है। जिसके बाद हम ली को यूनिट वन की बिल्डिंग के सामने देखते हैं जहाँ वो क्यों चान की बात को याद कर रहा होता है। क्यों चान कहता है तुम्हें यूनिट वन में भेजा जा रहा है कि मेरे चाहते तुम्हें कुछ फील्ड एक्सपीरियंस भी मिले। ली कहते ही काफी बढ़िया है क्योंकि बुराई बुक की तुलना में फील्ड में ज्यादा होती है। और वो स्माइल करते हुए कहता है इससे मुझे उनसे मिलने के और भी ज्यादा मौके मिलेंगे। जिसके बाद वो बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। तब उसके पास एक बंदा दौड़ता हुआ आता है जो कि काफी डरा हुआ होता है और ली से कहने लगता है मुझे बचाओ प्लीज मुझे बचा लो। तभी वो किसी को देख के और भी डर जाता है। मेरे पास मत आओ, मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। उसके सामने वाला बंदा कहता है सच में तुम कम बढ़ा रहे हो। और हम देखते भाई एक डरावना सा आदमी होता है, तुम आके चीजों को इतना खराब क्यों कर रहे हो। वो बंदा कहता है तुम कह रहे हो तुम पुलिस हो, क्या तुम पागल हो। तुम्हारी शक्ल देख के मुझे पूरा यकीन है तुम एक चाइनीज कोरियन किलर हो। तुम्हें किसने भेजा है, क्या ये ससांग जॉन क्लैन है, क्या ससांग जॉन क्लैन ने तुम्हें भेजा है। पर वो डरावना बंदा उसे पकड़ के अंदर ले जाने लगता है। वो बंदा कहता बकवास बंद करो, मेरे साथ कोऑपरेट करो। वो बंदा कहता तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मैं मरना नहीं चाहता, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। और ये देख के थोड़ा सा शौक होता है। जिसके बाद वो यूनिट वन के ऑफिस में चला जाता है जहाँ वो कुछ देख के हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने एक मॉन्स्टर होता है। लेकिन वो एक लड़की होती है जिसके बाल खुले होते हैं और वो अपने बालों को बांध के खुद को सही कर लेती है। वो लड़की कहती है मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। तभी वहाँ एक नया बंदा आ जाता है जो कहता है क्या बकवास है, तुम इसमें बहुत ज्यादा खराब हो। क्या तुमने टीम लीडर की बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा था हमारी टीम कस्टमरों को अच्छे से सर्व नहीं कर पा रही। लड़की कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो। वो बंदा कहता है सिविलियंस के साथ अच्छे से व्यवहार करो, क्या तुम इस बात को भूल गई। अब मुझे देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। और वो एक क्रीपी सा फेस बनाते हुए कहता है मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। जो देख के लिए थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी उसे होश आता है, वो कहता है आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं साजन लीसन हयाकू हूँ इन्वेस्टिगेशन प्रोफाइलर टीम से। जिसे देख के वो दोनों हैरान हो जाते हैं, क्या एक प्रोफाइलर। और वो बंदा अपने सिर पे हाथ रख लेता, हमने कुछ रीइंफोर्समेंट के लिए कहा था लेकिन उन्होंने ये भेजा है। खैर मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, मैं चोरी डोंग चियोल हूँ। और उस लड़की को चिल्लाते हुए कहता है स्पाइडर तुम इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाने वाली हो ना, प्रोफाइलर लीसन हयाकू को अपने साथ ले जाना। जो सुन के स्पाइडर हैरान हो जाते हैं, क्या सीनियर मैं नहीं। जिसके बाद चोई वहाँ से जाने लगता है और वो ली से कहता है अगर तुम्हारी कोई सवाल है तो स्पाइडर से पूछ लेना, वो तुम्हें आंसर दे देगी। और वो गुड लक कहते हुए वहाँ से निकल जाता है और स्पाइडर अपने सिर पे हाथ रख लेती है, सच में ये सब क्या है। और वो ली को देख के कहती है चलो चलते हैं। यहाँ ली सोच रहा होता है उसका निकनेम स्पाइडर है और उसे बुलाते हुए कहता है सुनिए सीनियर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ किससे मिलने और किसका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। स्पाइडर कहते हैं एक मर्डर केस जो कल हुआ था, हम उस आखिरी इंसान से मिलने जा रहे हैं जिसने लास्ट टाइम विक्टिम से बात की थी और वो विक्टिम की गर्लफ्रेंड भी है। जो सुन के लिए क्रीपी से स्माइल करते हैं एक मर्डर केस। जिसके बाद हम एक बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ 2 लोग कहीं जा रहे होते हैं। लड़की कहती है ऊपर जल्दी करो जल्दी करो। लड़का कहता तुम कुछ भी भूल मत जाना। लड़की कहती है हाँ मुझे याद है, मैंने कहा ना जल्दी करो।
और लड़का अपने सामान को कार की डिक्की में रखने लगता है। लड़का कहता मुझे पता है तुम्हें बहुत जल्दी है लेकिन तुम ड्रंक हो, मुझे कार चलाने दो। लड़की कहती है पर मैंने केवल 2 कैन बियर पी है, मुझे देखो मैं ठीक हूँ और वैसे मैं तुमसे ज्यादा अच्छे ड्राइवर हूँ। लड़का कहता हाँ तुमने सही कहा। लड़की कहती तो फिर जल्दी करो, मैं तुम्हें सेफ पहुंचा दूंगी। जिसके बाद वो लोग कार में बैठ जाते हैं। लड़की कहती है ओपा मुझे माफ करना, ये तुम्हारी मेहनत की छुट्टी थी लेकिन मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरी कैट बोरी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लड़का कहता है तुम क्या बात कर रही हो, बोरी को चोट लगी है, हमें जाकर देखना होगा। अगर फैमिली का कोई मेंबर परेशान है तो हमें सबसे पहले उसे देखना चाहिए। जो सुन के वो लड़की खुश हो जाती है और उसके गले लगने लगती है। शायद ये वही मर्डर केस है जिसके बारे में स्पाइडर बात कर रही थी। जिसके बाद हम दोबारा ली और स्पाइडर को देखते हैं। स्पाइडर कहते हैं विक्टिम का नाम सी और जिनबू है, जो कि 27 साल का एक ऑफिस वर्कर है। ली कहता है ये किस समय और कहाँ हुआ। स्पाइडर कहते हैं एक अपार्टमेंट के कमरे में लगभग रात के 11 बजे। ली कहता है क्या कोई इंश्योरेंस का मामला। स्पाइडर कहती है नहीं, केवल एक नॉर्मल मेडिकल इंश्योरेंस। ली कहता है और मुंडे के वेपन का क्या। स्पाइडर कहती है ऐसा लगता है वो कोई भारी चीज थी। ली कहता है और विंडोज का क्या, क्या वो खुली हुई थी। स्पाइडर कहती है सही बंद थी। ली कहता है डोर में किसी तरह के तोड़ने के निशान। स्पाइडर कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। ली कहता है विक्टिम कैसे मिला। स्पाइडर कहती है उसके गर्लफ्रेंड के हिसाब से उससे कांटेक्ट न होने के कारण उसके घर की और ये सब पता चला। जो सभी सुन के ली डॉट्स को कनेक्ट करने लगता है। एक गर्लफ्रेंड जो घर का पासवर्ड जानती है, ये काफी नॉर्मल बात है। और वो कहता है क्या विक्टिम भी सही से शराब या किसी और पदार्थ का पता चला था। स्पाइडर कहती है ऑटोप्सी अभी तक नहीं हुई है। ली कहता है क्या कोई ऐसा विटनेस है जिसने मर्डर के समय कुछ आवाज सुनी हो या किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखा हो। उन्होंने कहा कि वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। मैंने सीसीटीवी फुटेज को भी कई बार बारीकी से जांचा, मुझे भी किसी भी तरह का संदिग्ध व्यक्ति नहीं दिखा। और वो कार में बैठने लगती है लेकिन ली उसका गेट पकड़ लेता है। ली कहता है क्या मैं ड्राइव करूँ, तब तक आप एक नैप ले सकती हैं। स्पाइडर सोचती है इसका व्यवहार तो काफी अच्छा है और वो कहती है तो फिर ठीक है मैं इसे तुम पे छोड़ती हूँ। और वो लोग जाने के लिए तैयार होते हैं। ली कहता है हमें कहाँ जाना है और स्पाइडर उनकी लोकेशन के लिए मैप लगा देती है। स्पाइडर कहती है वैसे मेरा नाम ली सूजियोंग है, बाकी सब मैं तुम पे छोड़ती हूँ। और वो सो जाती है। ली कहता है मेरा नाम लीसिन हायाको है, आपके साथ काम कर कर खुशी होगी। जिसके बाद वो लोग उनकी मंजिल की ओर जाने लगते हैं। तभी ली की आंखें दोबारा ब्लैक होने लगती है और वो सीन को इमेजिन करने लगता है। वो एक बिल्डिंग के सामने खड़ा होकर एक रूम को देख रहा होता है, 5 फ्लोर की बिल्डिंग का 4th फ्लोर। और वो अपनी घड़ी को देखते हुए कहता है लगभग 11 बजे, वो समय जब आसपास केवल कुछ लोग होते हैं। क्योंकि इस जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है इसीलिए मेन एंट्रेंस से अंदर जाना मुश्किल है। बाहरी दीवारों पर चढ़कर अंदर आने या छत से कमरे में जाने के बारे में क्या ख्याल है, वो भी करना काफी मुश्किल है क्योंकि खिड़कियां बंद हैं। तो फिर सीसीटीवी कैमरा में कैद हुए बिना या कोई हंगामा किए बिना अंदर जाना, इसका केवल एक ही मतलब है। लेकिन तभी स्पाइडर चिल्लाने लगती है रुको रुको, जो सुन के लिए जल्दी से कार को रोक देता है। और स्पाइडर कार से निकलकर 2 लोगों की तरफ बढ़ने लगती है जो कि एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरह गाली दे रहे होते हैं। तभी एक बंदा दूसरे को मारने के लिए बॉटल उठा लेता है लेकिन स्पाइडर उसके अटैक को रोक लेती है, जिसे देख के वो दोनों हैरान हो जाते हैं अब तू कौन है। स्पाइडर कहती है थोड़ा शांत हो जाओ, आखिर तुम दोनों पीने के बाद इतनी बुरी तरह क्यों लड़ रहे हो, तुम्हें इसे शांति से सुलझा लेना चाहिए। और वो एक डैडी जोक करती है। वो बंदा कहता है कि तुम क्या कह रही हो, क्या तुमने अभी हमारा मजाक उड़ाया। दूसरा वाला बंदा कहता अपने काम से काम रखो। यहाँ ली भी उन्हें देख रहा होता है और सोच रहा होता है आदमी अक्सर खूबसूरत महिलाओं के आसपास होने से ज्यादा दिखावा करने लगते हैं। लेकिन यहाँ उन्होंने दोबारा फाइट शुरू कर दी थी, चल इसे खत्म करते हैं, मैं तुझे अभी मार डालूंगा। स्पाइडर कहती है तुम दोनों, मैंने कहा शांत हो जाओ। लेकिन उनमें से एक स्पाइडर पे ही अटैक कर देता है पर स्पाइडर उसके अटैक को डॉज कर लेती है, जो देखकर ली भी उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तब स्पाइडर जोर से चिल्लाती है तुम दोनों अभी रुक जाओ, जो सुन के वो दोनों रुक जाते हैं। स्पाइडर कहती है तुम लोगों ने मेरे ब्रेस्ट को छुआ है ना, जो सुन के वो बंदे हैरान हो जाते हैं क्या हमने क्या छुआ। स्पाइडर कहती है तुमने अभी मेरे ब्रेस्ट को छुआ, जो सुन के बहुत लोग जमा होने लगते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है नहीं हमने सच में ऐसा नहीं किया। स्पाइडर कहती है मैं 3 तक गिनूंगी, अगर तुम दोनों एक दूसरे से मुंह फेर कर यहाँ से नहीं भागे तो मैं पुलिस में सेक्सुअल हरेसमेंट की कंप्लेन कर दूंगी। जो सुन के वो दोनों डर जाते हैं। स्पाइडर काउंट करने लगती है। तभी स्पाइडर हंसते हुए कहती है लेकिन अब क्या करें, मैं तो खुद ही पुलिस में हूँ। जो देख के वो बंदे वहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ ली ये सब देख के थोड़ा हैरान होता है। ली कहता पुलिस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो घटनाओं को रोकने की बजाय उनके होने के बाद एक्शन करती है। लेकिन ये सोच के हैरानी है कि उसने ऐसा होने से पहले उसे रोक दिया। तभी ली कहता है सीनियर क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे। स्पाइडर कहती है मुझे लगता है मेरा दिमाग पहले ही कहते से भरा हुआ है, इसीलिए मैं बस थोड़ा पानी पीऊंगी। और तुम्हारा क्या, क्या तुम कॉफी लोगे। ली कहता है यदि ऐसा है तो मैं भी पानी लेना चाहूंगा, मैं अभी लेके आता हूँ। और इससे पहले वो अपनी बात खत्म कर पाता स्पाइडर वहाँ से गायब हो जाती है और जल्दी से 2 बोतल पानी लेके आ जाती है और उनमें से एक ली को देते हुए कहती है तुम्हारे लिए। ली कहता आपका धन्यवाद। तभी स्पाइडर कहती है रुको चलो यहाँ स्वैप करें, और वो दोनों अपनी बोतल बदल लेते हैं। स्पाइडर कहती है अब ये हो गया बार्टर, वो पुराने जमाने वाला बार्टर सिस्टम जिसे कि इन्हें एक डेड जोक की तरह कह दिया, जो देख के लिए काफी हैरान होता आखिर ये क्या था। स्पाइडर हंसते हुए कहती है मैं इस डेड जोक के लिए सही समय का इंतजार कर रही थी। यहाँ ली सोच रहा होता अपने आप को इस तरह जोन से बाहर मत करो हयाको, आखिरकार ये सोशल लाइफ है, ये समय जिस समय तुम्हें हंसना चाहिए। और वो भी हंसने लगता है जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। स्पाइडर कहती है चलो चले। यहाँ ली उसके हरकतें देख के थोड़ा शौक होता है। ली कहता है उसका निकनेम स्पाइडर है, फिर भी वो एक ब्यूटीफुल वुमन है जिसे अचानक ही डेड जोक सुनाने की आदत है। उसे समझना शायद प्रोफाइलिंग से ज्यादा कठिन है। खैर हयाको यही सोशल लाइफ है। जिसके बाद वो लोग दोबारा उनकी मंजिल की तरफ जाने लगते हैं जहाँ स्पाइडर किसी से बात कर रही होती है। स्पाइडर कहती है हेलो मिस्टर पार्क ग्योंटे, मैं ली सेजोंग हूँ, मैंने आपसे पहले कांटेक्ट किया था, हम लगभग आपके ऑफिस के सामने ही हैं, तो फिर ठीक है जल्दी
कहीं मिलते हैं, मैं आपका इंतजार करूंगी। वैसे आप क्या पीना पसंद करेंगे? और वो कॉल काटते हुए कहती है उन्होंने कहा वो थोड़ी देर में आइडियल कैफे में मिलेंगे। ली कहता तो फिर ठीक है, मैं गाड़ी यहीं पार्क कर देता हूँ। जिसके बाद वो लोग कैफे के अंदर चले जाते हैं। स्पाइडर कहती तुम क्या पीना पसंद करोगे? जिस पर ली कहता पार्क गेउंटे ने क्या पीने के लिए कहा था। स्पाइडर कहती आइस्ड अमेरिकानो। ली कहता तो फिर मैं भी एक लूंगा, मैं इसके लिए पे करता हूँ। लेकिन स्पाइडर उसे रोकते हुए दोबारा डैड जो कहती है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन फंड है तो अपने पैसे बचा कर रखो। जिसके बाद वो लोग उनके ड्रिंक लेके एंजॉय करने लगते हैं। स्पाइडर कॉफी पीते हुए कहती है इस तरह तो मैं मैक्स लेवल में अपडेट कर जाऊंगी। ली कहते हैं ऐसा लगता है आप इन्वेस्टिगेशन करते समय रिलेशनशिप बिल्ड करती हैं क्योंकि आपने भी जानबूझकर वही चुना जो कि आने वाले इंसान ने कहा था। स्पाइडर कहते हैं रिलेशन बिल्ड आखिर ये क्या है? और वो सोचने लगते हैं क्या ये किसी तरह की खाने की चीज है। जो सुन के लिए हैरान होता है और सोचने लगता है तो पहले आपका कॉफी पीने का मन ही नहीं था और अब आपका इसे पीने का मन कर रहा है। तभी ली खड़ा होते हुए कहता है सीना चूंकि मेरा फर्स्ट टाइम है मैं गलती कर सकता हूँ इसलिए मैं पीछे बैठता हूँ। स्पाइडर कहती तुम यहाँ भी बैठ सकते हो साथ में सुन सकते हो। ली कहता गवाही देने वाले की तरफ से सोचा तो मुझे यकीन है दो लोगों से बात करने की बजाय एक इंसान से बात करना उसके लिए आसान होगा। स्पाइडर कहती तो क्या ऐसा है? जिसके बाद ली उसके पीछे वाली सीट में जाके बैठ जाता है। तभी उनका विटनेस भी आ जाता है। स्पाइडर उसे बुलाते हुए कहती मिस्टर पार्क ग्योंटे यहाँ। जिसे देख के वो बंदा थोड़ा हैरान होता है। यहाँ दूसरी तरफ ली भी उसे गौर से देख रहा होता है। ग्योंटे कहता सॉरी आपको इंतजार करना पड़ा। स्पाइडर कहती कोई बात नहीं यहाँ बैठिए, आप बिजी रहे होंगे, आपका समय देने के लिए धन्यवाद। ग्योंटे कहता लेकिन मुझे जल्दी लौटना होगा, मुझे अभी भी काम करना है। स्पाइडर कहती है जल्दी खत्म हो जाएगा, कोऑपरेट करने के लिए धन्यवाद। और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। स्पाइडर कहती है मिस्टर पार्क ग्योंटे आपका विक्टिम सी और जिन्मू से क्या रिलेशनशिप है? ग्योंटे कहता हम कॉलेज फ्रेंड थे। स्पाइडर कहती तो क्या आप लोग क्लोज थे? ग्योंटे कहता हाँ हम साथ में काफी समय बिताते थे। ग्योंटे कहता हाँ हम काफी करीब थे, पिछले साल में जिन्मू के साथ एक वैली भी घूमने गया था लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था उस आदमी के साथ ऐसा हो जाएगा। स्पाइडर कहती तो आप लोग बाकी ही क्लोज रहे होंगे। उसके कॉल रिकॉर्डिंग को देखने के बाद ऐसा लगता है आप दोनों आपस में काफी बात करते थे। ग्योंटे कहता हाँ हम दोनों काफी बात करते थे। स्पाइडर कहती तो आपकी बात मिस्टर चिंगू की मौत से लगभग 30 मिनट पहले हुई थी, क्या उसकी आवाज में कोई घबराहट थी या उसने किसी से फाइट की थी या कोई ऐसी चीज जो आपको अजीब लगी हो? ग्योंटे कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मैंने उसे केवल इसलिए कॉल किया था ताकि वो मेरे साथ बैठकर बाहर ड्रिंक कर सके लेकिन उसने कहा वो थका हुआ और सोना चाहता है। स्पाइडर कहती उस रात आप किसके साथ ड्रिंक कर रहे थे? ग्योंटे कहता मैं अकेले ही पी रहा था। स्पाइडर कहती तो इसीलिए आपने उसे बुलाया था। ग्योंटे कहता हाँ आपने सही कहा। स्पाइडर कहती क्या आपने पहले जिन्मू के बारे में कुछ अजीब बातें सुनी थी जैसे कि उसने किसी से लड़ाई की हो या उसे नाराज कर दिया हो या फिर किसी से पैसे उधार लिए हो? ग्योंटे कहता नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना और ना ही वो ऐसा इंसान था, उसे इस तरह की चीजों से कोई मतलब नहीं था। प्लीज उस इंसान को पकड़ लीजिए जिसने उसके साथ ऐसा किया है। स्पाइडर कहती है बिल्कुल हम जरूर करेंगे, आपका कोऑपरेट करने के लिए धन्यवाद, आप बिजी होंगे अब आप जा सकते हैं। ग्योंटे कहता शुक्रिया आपका दिन शुभ हो। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और स्पाइडर केस से जुड़ी चीजों और उसकी बातों को कनेक्ट करने लगती है। खैर पार्क ग्योंटे के पास एक बहाना है तो वो सस्पेक्ट नहीं है। तभी ली कहता है ये सस्पेक्ट है। जो सुनकर स्पाइडर हैरान हो जाती है क्या तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा क्या मतलब है कि ये सस्पेक्ट है, ऐसा क्यों? ली कहता है उसकी गवाही। स्पाइडर कहते हैं गवाही आखिर इसका क्या मतलब है? ली कहता है उसकी बातों में एक इमोशनल डिस्टेंस है। जब उसने विक्टिम के बारे में उसकी मौत से पहले उसकी मौत के बाद के बारे में बात की। स्पाइडर कहती है इमोशनल डिस्टेंस आखिर इसका क्या मतलब है? और ली उसकी बात को याद करने लगता है हमने पहले आपस में काफी समय बिताया है, यहाँ तक कि मैं पिछले साल जिन्गू के साथ एक वैली घूमने गया था लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस आदमी के साथ ऐसा हो जाएगा। ली कहता है उसने अपने बयान में विक्टिम को जिन्गू कहा जब वो समय के बारे में बात कर रहा था जब विक्टिम जिंदा था, लेकिन उसने विक्टिम की मौत की बात करते समय उसे वह आदमी कहकर बुलाया। इस तरह के बयान बिना सोचे समझे दिए जाते हैं। उस आदमी जैसे शब्दों का चयन करना जो दिखाता है कि उसका उससे बहुत ज्यादा कांटेक्ट नहीं है जिससे वो चीजों से बच सके। जिन्गू नाम की वजह उसने उसे आदमी कहा, मानो ये जोर देने की कोशिश की जा रही हो कि उसकी मौत का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। स्पाइडर कहती है लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसने ऐसा अनजाने में कह दिया हो क्योंकि वो शक के दायरे में नहीं आना चाहता होगा। ली कहता है ऐसा भी हो सकता है लेकिन केवल यही बात नहीं है। स्पाइडर कहती है क्या कुछ और भी है? गवाह ने विक्टिम की मौत से पहले की घटनाओं के बारे में उसने बार बार बात की, वहीं दूसरी ओर उसने मौत के समय के बारे में लगभग कुछ भी नहीं कहा। इसके अलावा अगर वो सच में इतने क्लोज होते तो उसके चेहरे में गुस्सा या दुख होना चाहिए था लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। दूसरे शब्दों में कहे तो उसकी गवाही उसके इमोशन से मेल नहीं खाती, जो सुन के स्पाइडर पूरी तरह शॉक हो जाती है। भगवान, स्पाइडर कहते हैं लेकिन अभी भी उस पर शक करना मुश्किल है क्योंकि उसके फोन की लोकेशन बता रही है कि वो मर्डर की लोकेशन से लगभग 1 घंटे दूर था। लेकिन कहता भले ही इन दोनों लोग कितना ही ज्यादा मोबाइल क्यों ना चलाते हो लेकिन ऐसा नहीं है कि उनमें खुद कोई चिप लगी है। स्पाइडर कहती तो क्या इसका मतलब यह है कि पार्क ग्योटे कुछ छुपा रहा है? स्पाइडर कहती इसलिए चीजों को पहले से ही पूरी तरह मान लेना खतरनाक है क्योंकि इंसान में कोई चिप नहीं है तो वो कहीं भी हो सकता है, फोन किसी भी जगह हो सकता है और वो किसी को कॉल करने लगती है। स्पाइडर कहती है मैं हूँ, तुम कहाँ हो? दूसरी तरफ वाला बंदा कहता है और कहाँ हो सकता हूँ, मैं पागलों की तरह इतनी देर से डेस्क कैमरे में छानबीन कर रहा हूँ, आखिर इसका मेमोरी कार्ड कहाँ है? स्पाइडर कहती खैर इससे तुम मरोगे नहीं। उस बंदे के साथ खड़ा बंदा कहता क्या ये सच में पुलिस ऑफिसर है? स्पाइडर कहती खैर इसे कुछ समय के लिए छोड़ दो, पता लगाओ पार्क ग्योटे ने विक्टिम को किस लोकेशन से फोन किया था और ये भी क्या वो उस समय सच में अकेला था। जो सुनकर इस बंदे का सिर कार से लग जाता है, क्या तुमने क्या कहा? लेकिन ऐसा उस इंसान के साथ क्यों किया जाए जिसके पास पहले से ही पुख्ता सबूत है कि वो उस समय कहीं और था? मेरे पास अभी भी बहुत सारी डेस्क कैमरा फुटेज है जिनकी मुझे छानबीन करनी है। स्पाइडर कहती है जोंगमिन, अगर तुम
तुम ऐसा कहते तो मैं तुम्हारा 70,000 वॉन का कर्जा माफ कर दूंगी। तो फिर इसे जल्दी करो, मैं तुम्हें फोटो भेजती हूँ तो चेक कर लेना। जिसके बाद वो कॉल काट देती है। ली कहता है कि आपने पार्क गेंडे की फोटो ले ली। स्पाइडर कहती हाँ, केवल मेरा मन किया था। तब ली खड़ा होकर कहता तब सीनियर, मैं मर्डर की लोकेशन में जाके मर्डर का मकसद पता लगाता हूँ। स्पाइडर कहती क्या तुम्हें साइड में जाना है, क्या तुम मेरे साथ सीओ चिंगू की गर्लफ्रेंड के साथ बातचीत करने नहीं चलना चाहते। ली कहता अगर आप उसकी गवाही रिकॉर्ड कर लें तो मैं उसे आने की बात सुन लूंगा। स्पाइडर कहती चूंकि हमारा काम अलग अलग है तो ये काफी जल्दी हो जाएगा, लेकिन क्या तुम अकेले ऐसा कर लोगे। ली कहते चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। स्पाइडर कहती तो फिर ठीक है, मुझे अपना फोन नंबर दे दो, मैं तुम्हें लोकेशन भेजती हूँ। ली कहता आपका शुक्रिया, जल्दी मिलते हैं। जिसके बाद वो हैप्पी बिला नामक बिल्डिंग में आ जाता है और सीओ जिन्बू के कमरे की तरफ बढ़ने लगता है जो कि 402 होता है। पुलिस ने उसके सामने फेंसिंग की होती है। तभी एक पुलिस वाला उसे देख लेता है और उसे रोकने लगता है, आखिर तुम कौन हो, तुम बिना परमिशन के यहाँ नहीं आ सकते। पर वो ली को देख के हैरान हो जाता है। ली अपना कार्ड दिखाते हुए कहता है मैं इन्वेस्टिगेशन प्रोफाइलर टीम से ली सिन हायाको हूँ। जो देख के पुलिस ऑफिसर उससे माफी मांगने लगता है, मुझे माफ करना, उसे सल्यूट करने लगता है। जिसके बाद ली उस कमरे के अंदर जाने लगता है। ली कहता मर्डर का मकसद ये इस केस की चाबी है और वो चाबी इस मर्डर लोकेशन पे है और स्माइल करते हुए कहता अब किलर बनने का समय आ गया है। जिसके बाद वो क्राइम सीन को इमेजिन करने लगता है और हम देखते हैं रात 11 बजे सीओ के रूम में कोई आता है जिसे देख के वो खुश हो जाता है। लेकिन जैसे ही सीओ थोड़ा अंदर जाता है वो बंदा उसके सिर पर अटैक कर देता है जिससे कि उसके सिर से बहुत खून निकलने लगता है और सीओ को कुछ संभालने लगता है। ली कहता तो तुम अभी भी नहीं मरे। तभी सीओ फ्लोर पर गिर जाता है और ली एक एक करके उस पर बहुत सारे अटैक करने लगता है जिससे कि वो लास्ट में पूरी तरह हिलना बंद कर देता है। जो देख के लिए रुक जाता है और वो अपने चेहरे को मिरर में देखता है जो कि बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह लग रहा होता है। तभी कोई उसे चिल्लाने लगता है सर सर क्या आप ठीक हैं। ली कहता एक गवाह मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ सकता और वो उस पर अटैक करने लगता है लेकिन सामने पुलिस ऑफिसर होता है जिसे देखकर ली दोबारा नॉर्मल हो जाता है। ऑफिसर कहता माफ कीजिएगा, मुझे यहाँ से जाने के ऑर्डर मिले हैं। ली कहता तो ऐसी बात है, कड़ी मेहनत के लिए तुम्हारा धन्यवाद। ऑफिसर कहता आपको भी गुड लक और सैल्यूट करके वहाँ से जाने लगता है लेकिन वो काफी डरा हुआ होता है। आखिर किस तरह के इंसान की आंखें इतनी भयानक होती हैं। मुझे तो ठंडी लगने लगी। यहाँ रट सोच रहा होता है पहला अटैक लिविंग रूम में किया गया था खून के निशानों को देखकर जो कि बेडरूम की तरफ जा रहे हैं। विक्टिम पर जो पीछे से हमला किया गया था उस समय उसकी पीठ किलर की तरफ थी। विक्टिम ने किलर को इतनी रात अंदर आने दिया केवल ये बात चौंकाने वाली है। खून की मोटाई और छींटों के पैटर्न को देखकर ऐसा लगता है किलर ने एक भारी हथियार का यूज किया जैसे कि एक हथौड़ा। इससे पता चलता है कि किलर कोई जान पहचान का इंसान था। मर्डर का मकसद पैसा या चोरी नहीं थी बल्कि किलर केवल विक्टिम को मारना चाहता था। इसी मोटिव से किलर ने एक सॉलिड प्लान बनाया और बड़े ही साहस के साथ क्राइम को अंजाम दिया। अगर इन सही बातों को ध्यान से सोचें तो किलर एक हाई एजुकेटेड इंसान है जिसके पास अच्छी सोशल स्किल है। वो जरूर अपने लास्ट 20s पर होगा। तभी उस रूम के सामने से एक बंदा गाना गाते हुए निकलता है जो कि अपनी रूम की तरफ जा रहा होता है जिसे कि ली देख लेता है। ली उसे रोकते हुए कहता है मैं पुलिस से हूँ, क्या मैं तुम्हारा कुछ टाइम ले सकता हूँ। वो बंदा कहता है क्या, मैंने पहले ही सब कुछ बता दिया है। ली कहता मुझे माफ करना, मुझे केवल कुछ बातें पूछनी है और तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। वो बंदा अपने सिर को पकड़ते हुए कहता है ठीक है बताओ तुम क्या पूछना चाहते हो। ली कहता तुम्हारा नाम क्या है। वो बंदा कहता किम हाइजिन। ली कहता मिस्टर किम हाइजिन, क्या तुम्हें घटना के समय बगल वाले घर से कोई अजीब हलचल या आवाज सुनाई दी। हाइजिन कहता उस दिन मैंने पूरी रात परफॉर्मेंस हॉल में अपनी टीम के साथ जाकर बिताई थी और पुलिस सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर चुकी है। ली कहता तो घटना वाले दिन तुम घर पे नहीं थे। वो बंदा कहता हाँ तुमने सही कहा। ली कहता तुम्हारा कोऑपरेट करने के लिए धन्यवाद। हाइजिन कहता हाँ ठीक है अब तुम अपने घर के अंदर जा सकता हूँ ना। और वो अपने रूम में जाके गेट को बंद कर लेता है। तभी ली के एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं और वो उसकी हरकतों को सुनने लगता है जहाँ हाइजिन किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। वो कहता नहीं ठीक है, मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ जो इस तरह की चीज से डर जाए। ऐसा तो नहीं है कि ये मर्डर का मामला तुम्हारी गलती से है ना। खैर इस जगह पर भरपूर धूप आती है और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, इसे दिलाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। तो फिर परफॉर्मेंस वाले दिन मिलते हैं जो सब बाहर से ली सुन रहा होता है। तभी वो अपने फोन पर कुछ देखने लगता है जो कि असल में रेंट में रूम के बारे में होता है। तभी उसे हाइजिन के रूम के बारे में पता चलता है जो कि कुछ समय पहले ही रेंट पर लिया गया है। जिसके बाद हम एक रियल एस्टेट ऑफिस को देखते हैं जहाँ ली आया होता है और एक ओल्ड मैन उसका वेलकम करता है। ली कहता गुड आफ्टरनून, मैं पुलिस से हूँ, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ। वो बंदा कहता है ऐसा लगता है आजकल पुलिस में भर्ती लोगों का चेहरा देख के होती है, प्लीज यहाँ बैठ जाइए। ली कहता कॉपरेट करने के लिए आपका धन्यवाद। ली कहता कॉपरेट करने के लिए आपका धन्यवाद। ओल्ड मैन कहता आप क्या पूछना चाहते हैं। ली कहता आपको हैप्पी बिला के मर्डर के बारे में पता होगा। ओल्ड मैन कहता हाँ बिल्कुल, मैं भले ही इस तरह दिखता हूँ लेकिन मैं इस मोहल्ले में बहुत फेमस हूँ, भला मुझे ये कैसे नहीं पता चलेगा। ली कहता तो फिर आपको याद होगा आपने 2 महीने पहले उस कमरे को रेंट में दिया था जिसके बगल में क्राइम हुआ है। ओल्ड मैन कहता क्या रूम नंबर 403। ली कहता क्या उस सारा सौदा करने ये व्यक्ति आया था, क्या वो ये इंसान था और वो उसे किसी की फोटो दिखाता है जिसे देख के ओल्ड मैन बहुत हैरान हो जाता है और वो होती है गियोटे की फोटो। ओल्ड मैन कहता हाँ बिल्कुल, मैंने इस आदमी के साथ ही डील की थी। ओल्ड मैन कहता क्या यही किलर है। ली कहता नहीं ये केवल इन्वेस्टिगेशन थी। ली कहता तो सर क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट की पेपर को देख सकता हूँ। ओल्ड मैन कहता बिल्कुल मैं अभी देता हूँ और वो उसे फाइल निकाल के दे देते हैं। ओल्ड मैन कहते लेकिन क्या ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन लॉ के खिलाफ नहीं है, आपको इसके लिए वारंट की जरूरत नहीं है। ली कहता मैं इसका इस्तेमाल केवल रेफरेंस के लिए करूंगा इसलिए ठीक है और वो फाइल को देखने लगता है जहाँ उसे पार्क गियोटे का नाम दिखता है। ली कहता आखिरकार अंधेरे में छिपा राक्षस बाहर आ ही गया, एक पहचान वाला इंसान जिसने पैसे के अलावा किसी और मकसद से क्राइम किया और किलर ने एक सॉलिड प्लान बनाया और उसे अंजाम दिया। साथ ही वो हाईली एजुकेटेड है जिसके
पास अच्छी सोशल स्किल है और वो अपने लेट 20s पे है। प्रोफाइलिंग के सारे पॉइंट इसी तरफ है, पार्क क्यूटे। प्यास से अब मेरा गला जलने लगा है। मैं बहुत बेचैन हूँ, मैं इससे मिलना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ आखिर वो असल में किस तरह का इंसान है। हालांकि किलर का मकसद अभी तक पता नहीं चल पाया। मुझे अभी और इंतजार करना होगा। तभी ली कहता है मेरा काम हो गया, कोऑपरेट करने के लिए आपका धन्यवाद। ओल्डमैन कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? कोऑपरेट करना सिटीजन की ड्यूटी है। जिसके बाद वो वहाँ से बाहर आ जाता है। तभी उसे स्पाइडर का कॉल आता है। ली कहता है हेलो सीनियर, क्या आपका काम हो गया? स्पाइडर कहती है हाँ, क्या तुम्हें कुछ पता चला? ली कहता पता चला क्राइम सीन के बगल वाले कमरे में रहने वाला कोई और नहीं, पार्क क्यूटे है। जो सुन के स्पाइडर हैरान हो जाती है। क्या? स्पाइडर कहती है क्या तुम्हारा मतलब पार्क क्यूटे है? मुझे यकीन है उसने कहा था वो अपनी वर्क प्लेस के पास में रहता है। ली कहता कॉन्टेक्ट तो पार्क क्यूटे के नाम पर है, लेकिन असल में वहाँ कोई और ही रहता है। ऐसा लगता है उसने इसे किसी और को दे दिया है। स्पाइडर कहती तो क्या हमें पहले पार्क क्यूटे को पकड़ना चाहिए? ली कहता मुझे लगता है अभी इसके लिए बहुत जल्दी होगा। इसके अलावा विक्टिम की गर्लफ्रेंड एम हाय हवा के साथ इन्वेस्टिगेशन कैसी रही? स्पाइडर कहती है खैर कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन चूंकि मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया मैं इसे तुम्हें भेज दूंगी। ली कहता आपका धन्यवाद और स्पाइडर उसे रिकॉर्डिंग सेंड कर देती है, जिसे के लिए ईयरबड्स लगा के सुनने लगता है। जिस पर स्पाइडर कहती है तो बहुत दुख होगा, तुम्हारा आने के लिए धन्यवाद। भले ये तुम्हारे लिए कठिन हो, लेकिन तुम उस योजन कितने समय से साथ थे? हाय हवा कहती है लगभग 3 साल हो गए और वो सिसकने लगती है। स्पाइडर कहती है मुझे पता है ये दर्दनाक होगा, लेकिन हम सियोजिन को पूरी तरह न्याय दिलाएंगे। हम किलर को पकड़ने के लिए हर एक कोशिश करेंगे, इसीलिए मिस हाय हवा प्लीज स्ट्रॉन्ग रहे। हाय हवा कहते हैं जी आपका धन्यवाद। स्पाइडर कहते तुमने कहा घटना वाले दिन तुम दोनों का मिलने का प्लान था, जिस पर हाय हवा हाँ कहती है। स्पाइडर कहते तुम लोग किस समय मिलने वाले थे? हाय हवा कहती है 5 बजे। स्पाइडर कहती क्या तुम उस समय के बारे में और भी विस्तार से बता सकती हो? हाय हवा कहती है हमने साथ में मूवी देखने और डिनर करने का प्लान बनाया था, लेकिन मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पाई, इसलिए मैं उसके घर गई। स्पाइडर कहती क्या वो पहले भी कभी इस तरह कांटेक्ट से बाहर रहा है? हाय हवा कहती हाँ कभी कभी, लेकिन उस दिन मुझे बहुत अजीब लग रहा था। जो सुन के ली को कुछ क्लिक होता है और वो सोचता है खासकर उस दिन कुछ अजीब लग रहा था। ये किसी ऐसी बात की तरफ इशारा कर रहा है जो कि अभी तक नहीं हुई थी। ये दिखाता है कि वो किसी बात को लेकर परेशान महसूस कर रही थी। जिसके बाद वो दोबारा हैप्पी बिला हेजन के रूम के सामने आ जाता है, जहाँ कमरे में हेजन आराम से सो रहा होता है। तभी उसकी बेल रिंग होने लगती है, उसकी नींद खुल जाती है। हेजन कहता है क्या बकवास है, मुझे बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। अब आखिर कौन है? यहाँ ली लगातार डोरबेल बजा रहा होता है। तभी हेजन गुस्से से गेट खोलते हुए कहता है बटन दबाना बंद करो, आखिर ये क्या बकवास है? और वो सामने ली को देख के हैरान हो जाता है। तुम दोबारा? ली कहता मुझे माफ करना है ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी कॉपरेशन की जरूरत है। हेजन कहता क्या मैंने पहले ही सब कुछ बता दिया है, मैं जानता भी नहीं हूँ सियो जुंगू कौन है और मुस्कुराते यहाँ पे था भी नहीं। ली कहता तुम मिस्टर पार्क ग्योटे को जानते हो ना? जो सुन के वो बंदा हैरान हो जाता है। सॉरी। ली कहता तुम पार्क ग्योटे को जानते हो ना? ली सीरियस होता वो कहता तुम पार्क ग्योटे को जानते हो ना? हेजन कहता कि तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? ली कहता घटना वाले दिन क्या तो पार्क ग्योटे का कॉल आया था? अर्जुन कहता हाँ लेकिन क्यों? ली कहता कॉल किस बारे में थी? उसने मुझसे पूछा था मेरी परफॉर्मेंस के लिए मेरी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ली कहता क्या तुम मिस सायाबा को जानते हो? अर्जुन कहता नहीं मैं ऐसे किसी को नहीं जानता। ली सोचता है पार्क ग्योटे को जानता है, लेकिन ये विक्टिम की गर्लफ्रेंड हाई हवा को नहीं जानता। और वो कहता तुम्हारा पार्क ग्योटे के साथ क्या रिलेशनशिप है? एजेंट कहता हमारे स्कूल के सीनियर जूनियर हैं, एक ही मोहल्ले से। ली कहता आखिर तुम इस घर में कैसे आए? अर्जुन कहता पार्क ग्योटे ने कहा था ये रूम खाली है क्योंकि उन्हें किसी कारण से यहाँ से जाना पड़ रहा है, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ सस्ते में रहने के लिए कहा। ली कहता क्या तुमने दरवाजे का पासवर्ड बदल दिया है? अर्जुन कहता नहीं मैं भी वही पासवर्ड यूज करता हूँ जो कि पार्क ग्योटे ने सेट किया था। ली कहता मिस्टर किम हार्जन क्या आपके पास एक हथौड़ा होगा? अर्जुन कहता क्या ये हथौड़ा? ली कहता हाँ मैंने गलती से क्राइम सीन पर टंगी घड़ी को गिरा दिया है, इसीलिए मुझे कील को वापस ठोक कर उसे लगाना होगा। अर्जुन कहता हाँ 1 मिनट में देता हूँ और वो उसे ढूंढने लगता है। मैंने इसे शू कैबिनेट पर रखा था लेकिन वो नहीं मिल रहा, मैं तो उसे हमेशा यहीं रखता था। ली कहता कोई बात नहीं मैं हार्डवेयर स्टोर से ले आऊंगा, तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे माफ करना। अर्जुन कहता हाँ कोई बात नहीं और वो अपने गेट को लगाने लगता है। शांति ली वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ली कहता मिस्टर किम हार्जन अगर तुम किसी क्राइम को छिपाने में मदद कर रहे हो या किसी को भागने में मदद करते हो तो तुम पर एक्शन लिया जाएगा, इसीलिए आज पार्क ग्योटे से संपर्क ना करें। आप मेरी बात समझ गए होंगे। और वो बिला से बाहर आ जाता है। तभी उसे स्पाइडर की कॉल आती है। ली कहते जी मिस सीनियर। स्पाइडर कहते मिस्टर सिन्हा को मुझे अभी जोजांग की कॉल आई थी, उसने इस बात की पुष्टि की है कि पार्क ग्योटे के नाम के कार्ड का इस्तेमाल उस बार पे किया गया है जहाँ उसने अकेले शराब पीने का दावा किया था। ली कहता है सीसीटीवी के बारे में क्या? स्पाइडर कहते क्योंकि वो एक पुराना बार है इसलिए वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। उन्होंने भी कहा उन्हें याद नहीं है कि कोई व्यक्ति अकेले बैठकर शराब पी रहा था। ली कहता अगर कोई महिला अकेले बैठकर शराब पी रही हो तो? जो सुन के स्पाइडर हैरान हो जाती है। स्पाइडर कहती तुमने पकड़ लिया, तुम्हें जरूर कुछ पता चल गया है। ली कहता क्या आप अभी इसके बारे में जांच कर सकती हैं? स्पाइडर कहती थोड़ा इंतजार करो। जिसके बाद वो दोबारा ली को कॉल करती है और वो चिल्लाते हुए कहती क्या तुम कोई तांत्रिक हो? उन्होंने कहा वहाँ एक महिला थी लेकिन उसके बालों का कलर ब्लैक था। ली कहता बालों का रंग बदलना काफी आसान है, उन्हें कलर किया जा सकता है या फिर एक बेग। स्पाइडर कहती तो तुम कह रहे हो एम हाई हवा के लिए शराब पी रही थी और उसने पेमेंट पार्क ग्योटे के कार्ड से की। दूसरे शब्दों में पार्क ग्योटे और हाई हवा। ली कहता है बिल्कुल लगता है ये दोनों मिले हुए हैं और इस केस के सबसे बड़े सस्पेक्ट हैं। जो सुन के स्पाइडर बहुत हैरान हो जाती है। ओ माँ ये क्या है? तो फिर हमें पहले किसके पीछे जाना चाहिए? ली कहता सीनियर मैं यूनिट 1 से होना। स्पाइडर कहते चूंकि तुम यहाँ हो तुम बिना किसी शक के यूनिट 1 में हो,
ली कहता तो फिर मैं पर्सनली पार्क ग्योडे को इमरजेंसी अरेस्ट करूंगा। जिसके बाद हम एक पब्लिक एरिया को देखते हैं जहाँ कुछ बंदे एक बंदे को देखकर डर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कितना भयानक है, क्या ये कोई किलर है। और हम देखते हैं ये होता है जोंगमिन और वो किसी को कॉल करते हुए कहता है हेलो मैं हूँ पार्क जोंगमिन। और उसकी दूसरी तरफ होता है हमारा ली। ली कहता है हेलो सीनियर मैं लिसिन हयाको हूँ, मैं अभी स्टेशन के सामने हूँ, आप कहाँ हैं। जोंगमिन कहता है मैं भी स्टेशन के सामने हूँ। और हम देखते हैं वो दोनों बिल्कुल आसपास खड़े होते हैं। जोंगमिन कहता है मैंने स्पाइडर से सुना तुम पार्क ग्योडे को पर्सनली पकड़ना चाहते हो। ली कहता हाँ इस तरह के क्रिमिनल भागने में बिल्कुल देर नहीं करेंगे जब हमें पता चलेगा कुछ गलत है। जोंगमिन कहता है और चूंकि यहाँ पास में था स्पाइडर ने मुझे यहाँ भेज दिया क्योंकि दो लोगों की टीम का रूल है। जोंगमिन कहता है तुम्हें ये काम करते हुए कितना समय हो गया। ली कहता है ये मेरी जॉब का पहला दिन है। जो सुन के जोंगमिन थोड़ा सीरियस हो जाता है, क्या पहला दिन, जिसे इस तरह देख के ली हैरान हो जाता है और उसे ग्रेड करते हुए कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कोई परेशानी ना हो। जोंगमिन अपने बैग से कुछ निकालता है और अपनी फेस को रब करते हुए कहता है चलो अभी चले। जिसके बाद वो लोग एक बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। जोंगमिन कहता पार्क ग्योडे तुमने कहा वो चीजों को जल्दी पकड़ लेता है ना, तो फिर चलो चुपचाप ऊपर चले इससे पहले किसी को पता चले कि हम यहाँ से नहीं हैं। अगर हम ये बता दें कि हम पुलिस वाले हैं तो वो तुरंत भाग सकता है। ली कहता है ठीक है। लेकिन तभी पार्क ग्योडे उन्हें देख लेता है जो कि उनके पीछे ही खड़ा होता है। उसे कुछ शक हो जाता है और वो अपने आप को कवर करके वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन तभी उसका फोन रिंग करने लगता है जो कि अननोन नंबर होता है और ये कॉल की होती है ली ने जो कि उसके सामने खड़ा होता है। ली कहता है क्या तुम इसका जवाब नहीं देने वाले पार्क ग्योडे, और वो उसे सीआईडी की तरह लापा मारता है और वो सारा सच उगल देता है। नहीं असल में ऐसा कुछ नहीं होता है। ली कहता है जैसा उम्मीद थी तुम्हें चीजें जल्दी समझ आ जाती हैं, हमें देखती ही आराम से निकल जाना। ग्योडे कहता है क्या आप क्या कह रहे हैं। ली कहता है तुम्हें इमरजेंसी अरेस्ट किया जाता है सीओ जिंगू के मर्डर के सस्पेक्ट के रूप में, तुम्हारे पास शांत रहने का अधिकार है। ग्योडे कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं मर्डर सस्पेक्ट हूँ, तुम लोग शायद कंफ्यूज हो, वो मैं नहीं हूँ। तभी जोंगमिन उसके कंधे पे हाथ रखता है वो पीछे देखने लगता है जहाँ जोंगमिन हैंडकप्स लेके खड़ा होता है अपने हाथ दो, जिसे देख के ग्योडे डर जाता है और जोंगमिन थोड़ा स्कैरी होकर कहता है तुम्हारे हाथ। ली कहता है अगर तुम निर्दोष हुए तो तुम जल्दी छूट जाओगे और वो उसे हैंड्स कप पहना देते हैं। ग्योडे कहता है प्लीज मेरे लॉयर को कॉल करो। ली सोचता है बिल्कुल प्रोफाइलिंग की तरह और ग्योडे के पास अच्छी सोशल स्किल और तेज दिमाग है, इसीलिए उसने चीजों को इन्हें जल्दी समझ लिया और तुरंत लॉयर को कॉल करने के लिए कहा। ये अभी सबसे स्मार्ट तरीका होगा, इस तरह के इंसान से बयान लेना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा क्योंकि उसके पास चुप रहने का अधिकार है। लेकिन अगर मैं उसकी सबसे कमजोर कड़ी को निशाना बनाऊं, जिसके बाद वो लोग स्टेशन पहुंच जाते हैं। स्पाइडर कहती तुम्हें दोबारा देखने के बाद तुम जिद्दी तरह के दिखते हो और जोंगमिन उसे वहां से ले जाता है। तभी रेड कहता है भाई हवा कहाँ है। स्पाइडर कहते हैं बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन रूम में, शायद इसलिए क्योंकि ये अचानक था। वो घबराई हुई लग रही है और झटपटा रही है। ली कहता है क्या उसने किसी लॉयर के लिए कहा। स्पाइडर कहती है नहीं। ली कहता तो फिर ठीक है, क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं उसे इंट्रोगेट करूं। स्पाइडर कहती है क्या चूंकि ये इमरजेंसी अरेस्ट है उसे पहले शांत हो जाने दो। ली कहता अभी ये जरूरी है। स्पाइडर कहती है क्या अभी। ली कहते ये सिचुएशन जहाँ वो इमरजेंसी अरेस्ट है बिल्कुल सही समय है जब कैदी दुविधा में रहता है, मैं इसका यूज करके उनके कन्फेशन से ले लूंगा। स्पाइडर कहती तो ऐसी बात है क्योंकि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हुआ है, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। ली कहता आपका शुक्रिया सीनियर। तो क्या सीनियर आप मुझे फाइल फोल्डर दे सकती हैं। स्पाइडर कहती है अचानक ये फाइल फोल्डर क्यों। ली कहते ये प्रेशर देने के लिए है और वो उसे फाइल दे देती है। जिसके बाद हम हायाबा को देखते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन रूम में होती है। तभी ली वहाँ आ जाता है और अब शुरू होगा इनका कन्फेशन।